हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आपकी प्रिपरेशन जोरदार चल रही होगी। आईडीटी तो आपने ऑब्वियसली लॉ वाले पेपर के दिन ही खत्म कर दिया होगा। और आज के दिन आपने वहां पे डायरेक्ट इसका मेजर पोर्शन खत्म कर दिया। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने पीजीपी कैपिटल गेन सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, सैलरी कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लोग कुछ लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, टीडीएस करने वाले हैं। तो टीडीएस का भी अलग से बेसिकली वीडियो मैंने दे दिया है। ठीक है। वैसे आपको बता दूं, जिन लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि सर नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, स्लो हो रहा है, तो सर एक फुल फ्लेज जिसके अंदर पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड जो टीडीएस का एक फुल फ्लेज 12 घंटे का वीडियो है जिसमें पूरा टाइम स्टैम्प, हाँ जी, सेक्शन बाय सेक्शन टाइम स्टैम्प लगाया है, जिसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रखे हैं और मास्टर क्वेश्चन भी बेसिकली उसमें मैंने कर दिया है। तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है। सर ये अभी इस वीडियो में आप हमको क्या करवाने वाले हो? बेटा बने रहिएगा, लास्ट तक ये वीडियो देख के जाना। कम से कम मैं आपको 12 से 15 मार्क्स इस वीडियो के थ्रू दिलवाने वाला हूं। जी हाँ सर, मैं क्या करवाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर? सबसे पहले तो जो रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो आपका चैप्टर है, जिसमें से फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है 6 to 8 मार्क्स का, ये सबको मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं होती है, हर अटेम्प्ट में आता ही आता है। तो उसके बेसिकली जो एडजस्टमेंट है कि भाई आपका कौन सा इनकम आरओआर, आर एनओआर, एनआर के लिए टैक्सेबल होगा, किसका कौन सा नहीं टैक्सेबल होगा, ऐसे बेटा मैं ये 40 एडजस्टमेंट बना करके आपके लिए लेके आया हूं कि उसमें से डिडक्शन भी अगर देना है तो कौन सा देना है, वो पूरा का पूरा 40 एडजस्टमेंट में बनाया है। आईसीआई के जो मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है या जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है या आरटीपी एमटीपी है, उनका पूरा मैंने वहां पे समरी बना दिया है आपके लिए। सर ये नोट्स कहां मिलेंगे हमको? ये नोट्स ऑब्वियसली वीडियो के नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहां पे जाके देखना है। तो एक तो हम ये एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले एकदम फटाफट करेंगे। दूसरा उसके बाद में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा प्रोविजन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टाइम बहुत कम है, अगर आप एकदम क्रिस्प मैनर में वो रिवाइज करवा दोगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन सारे करवा दोगे तो सर हमारा बहुत भला हो जाएगा। वो करवाने वाला हो एकदम कम टाइम में। और क्या करवाने वाला हो बेटा? टीडीएस तो मैंने कवर करवा दिया है, टीसीएस जो है ना, टीसीएस वो कवर करवाने वाला हूं, और एक सेक्शन 194Q को 2061H के साथ में जो टीसीएस है 194Q में आपका टीडीएस और 2061H जो है उसके अंदर टीसीएस है। बेटा क्वेश्चन यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिख रहा है क्योंकि 2061H है ना, वो हटा दिया है अगली बार से मे अटेम्प्ट से वो आपका एग्जाम में नहीं आने वाला, मतलब ऑब्वियसली आपके पोर्शन से हटा दिया गया है, सेक्शन डिलीट कर दिया गया है। तो इन दैट केस सर उसके ऊपर क्वेश्चन बनना बहुत जबरदस्त 194Q के साथ में पॉसिबिलिटी है, हमने डिस्कस भी कर रखा है। ओके, वो करवाऊंगा। प्लस साथ में मैं 115 बीएससी के जो सारे एडजस्टमेंट है कि कहां कहां 115 बीएससी बेसिकली अगर आप वहां पे लेते हो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो उसमें कौन कौन से एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेंगे वो भी मैं एक साथ में आपको करवा दूंगा। तो 12 से 15 नंबर का टारगेट है बेटा। एंड तक वीडियो को देखिएगा, लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो, फाइनल में काम आएगा। इंटर का काम तो आपका हो गया, फाइनल में काम आएगा, बहुत काम आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर कमेंट जरूर कर देना बेटा, मोटिवेशन मिलता है। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों के सुबह से मैं डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, उनके साथ में बात कर रहा हूं कंटिन्यूसली, वहां पे उनको मोटिवेट कर रहा हूं। ठीक है, उसके लिए मैंने अपने 2-3 दिन के लेक्चर्स भी सारे के सारे कैंसिल कर रखे हैं, पूरी तरीके से डेडिकेटेड। तो यार एक लाइक और कमेंट तो बनता है। चलिए सर, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और रेसिडेंशियल स्टेटस स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो क्वेश्चन बेसिकली आता है आपको 6 से 8 मार्क्स का, उसका एडजस्टमेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो एडजस्टमेंट कौन सा है। आरओआर के लिए वो टैक्सेबल होगा, ठीक है, आर एनओआर के लिए टैक्सेबल होगा या एनआर के लिए टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, जो भी मतलब ये लगाया मतलब ये टैक्सेबल होगा, क्रॉस किया मतलब टैक्सेबल नहीं होगा। तो चलिए आइए, सबसे पहले अगर सैलरी रिसीव हुआ है इन इंडिया फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन यूके, फॉर्मर एम्प्लॉयर मतलब एक तरह से बेसिकली ये आपका ये पेंशन वाला पार्ट है, और वो कंप्यूटेड अगर लिखा हुआ है तो बेटा कुछ भी आपको वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि सैलरी रिसीव इन इंडिया है तो सर ध्यान रखना इंडियन इनकम आरओआर, आर एनओआर, एनआर। तो सबसे पहले आपको क्या करने का है, ये देखने का इनकम कौन सा इंडियन है कि फॉरेन है, ये आपने डिटरमाइन कर लिया। अगर वो इंडियन पता चला तो तीनों के लिए टैक्सेबल होता है, अगर वो फॉरेन है तो फॉरेन आपका आरओआर के लिए तो टैक्सेबल होता ही होता है। आर एनओआर के केस में भी दो तरह का फॉरेन इनकम, दो तरह का फॉरेन इनकम, एक तो कौन सा फॉरेन का बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड एक फॉरेन का प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, ये वाला टैक्सेबल होता है, और एनआर के लिए खाली इंडियन इनकम होता है। तो ये अपने दिमाग में डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो फिर से सर सैलरी अगर रिसीव हुआ है इंडिया में, ठीक है, तो सर वो इंडियन इनकम फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय इन यूके, तो कंप्यूटेड लिखा मतलब कुछ भी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करने का, ठीक है, तो ये आपका तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, सर 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 सर, सर बिजनेस भले इंडिया से कंट्रोल हो रहा है
है ना। लेकिन सर टी बिजनेस कहां पे हो रहा है, नेपाल, नेपाल, तो सर इनकम अक्रूड भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब वो कौन सा है आपका फॉरेन इनकम, बट ये फॉरेन कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से, तो आर ओ आर एंड आर एन ओ आर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, एनआर के लिए टैक्सेबल होने वाला नहीं है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा, कंपनी कहां की, कनाडा की, डिपॉजिट भी कहां पे, कनाडा में, रिसीव भी कहां पे, कनाडा में, लेकिन बोलता है 1/3 रिसीव इन इंडिया, ऐसे एडजस्टमेंट आते हैं। तो सर देखो आर ओ आर के लिए तो फुल टैक्सेबल हो जाएगा, आर एन ओ आर के लिए खाली 1/3 जो रिसीव इन इंडिया में वो, और एनआर के लिए जो 1/3 रिसीव इन इंडिया है वो, ठीक है, इनकम क्योंकि फॉरेन था। फिर आता प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, सर आर ओ आर एन ओ आर एनआर तीनों के लिए आ जाएगा। फिर पास्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ 2023 ब्रॉट इनटू इंडिया, इग्नोर कर देना है, टैक्सेबल होने वाला नहीं है, तो आप ऐसे यहां पे डैश 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 कर देना। मतलब सर एग्जाम में हम ऐसे करें कि ऐसे करें, नहीं बेटा ये ऐसे तो मैंने नॉट टैक्सेबल तुमको समझाने के लिए बोला है, आपको ऐसे डैश करना है, डैश, ध्यान रखना क्रॉस मत करना, डैश करना है, डैश, या नील लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बेसिकली आपका इंडियन इनकम है, और सब लिखा हुआ कुछ नहीं तो वो कंप्यूटेड मानने का आपको, ठीक है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता तो बात अलग है। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप तीनों के लिए आर ओ आर एन ओ आर एनआर तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन दिल्ली, तो इंडियन इनकम हो गया, ये सर आपका आर ओ आर एन ओ आर एनआर तीनों के लिए आ जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, मेरे बाद में एक बार इनको सारे एडजस्टमेंट को अच्छे से देखना, इसको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, टेलीग्राम चैनल नीचे है, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, तो सर ये आपका लंदन में है तो फॉरेन इनकम है, तो आर ओ आर ओनली किसके लिए, आर ओ आर के लिए, एनआर के लिए, और आर एन ओ आर का टैक्सेबल होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में अच्छा रिसीव इन कनाडा था, तो सर पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया था, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया था। बिजनेस इनकम इन जाम्बिया कंट्रोल फ्रॉम टर्की, ना तो इंडिया में रिसीव है ना क्रूड है, सब कुछ आउटसाइड इंडिया, फॉरेन का बिजनेस है। और सर आपका जो बिजनेस है कंट्रोल भी कहां से हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, तो इसी केस में बेटा आपका सिर्फ और सिर्फ आर ओ आर के लिए आएगा और किसी के लिए आने वाला नहीं है। फिर आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, सर ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर वो कोई भी कैपिटल गेन आपको हो रहा है, कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है, और वो प्रॉपर्टी या वो असेट जो कहां से है, वो इंडिया से है, तो वो आपका डीम टू बी अक्रूड इंडिया सेक्शन 9 अप्लाई हो जाता है। तो सर सेक्शन 9 अप्लाई होता है वो इंडियन इनकम हो जाएगा, तो आर ओ आर एन ओ आर एनआर तीनों के लिए हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी, जापान फॉरेन का इनकम, बट आर ओ आर के लिए टैक्सेबल होता है, इन दोनों के लिए टैक्सेबल होने वाला नहीं है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड देयर एंड रेमिटेड इन इंडिया, तो सर यहां पे देखो रेंट लिखा, ऊपर तक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यहां पे रेंट लिखा है, तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी कहां पे है, लंदन में, रिसीव भी वहीं पे हुआ, रेमिटेड इंडिया, तो ये है तो फॉरेन इनकम, इट इज नॉट रिसीव इंडिया, रेमिटेंस इज नॉट रिसीव, बट फॉरेन इनकम क्योंकि आरओआर के लिए तो टैक्सेबल होता है ना, आरओआर के लिए, आरओआर के लिए टैक्सेबल होता है बेटा। तो उस केस में सर आपको जो भी ये लेना है, जीएवी निकालना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दोगे और खाली आरओआर के लिए आ जाएगा, आर एनओआर एंड एनआर के लिए आने वाला नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड इंडियन कंपनी, तो तीनों के लिए आ जाएगा क्योंकि इंडियन इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया तो एग्जेम्प्ट होता है, तो सर किसी के लिए भी टैक्सेबल होने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा जो टैक्सेबल नहीं होता है, नहीं आता, तो उसका बेटा नोट डालना है, या वहां पे आपको लिखना भूलना नहीं है, हर चीज का स्टेप मार्किंग होता है। फिर आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, जिसमें 50% रिसीव इंडिया हुआ है, तो सर सीधी सी बात है सर, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, तो यूके डेवलपमेंट बॉन्ड के अंदर क्योंकि आपका वो इंडियन इनकम नहीं है, फॉरेन इनकम है, यूनाइटेड किंगडम है, तो सर वो आपका कहां पे, आउटसाइड इंडिया, बट रिसीव 50% इंडिया हुआ है। तो देखो यहां पे एक चीज लिखना बोला, यहां पे तो आपका फुल टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन यहां पे ओनली जो रिसीव इंडिया है 50% जो रिसीव इंडिया है बस वही टैक्सेबल होगा, ठीक है, आर एनओआर एंड एनआर के लिए। उसके बाद में बिजनेस इनकम इन चेन्नई, सर इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल सेल ऑफ शेयर्स इन ऑफ इंडियन कंपनी, तो सर वो आपका है ना, कहीं पे भी रिसीव हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे आर एनओआर आर ओ आर एनआर तीनों के लिए। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, तो सब फॉरेन इनकम, सिर्फ आरओआर के लिए, बाकी इसके लिए आने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट इन जर्मनी 50% रिसीव इंडिया। एक मिनट सर, प्लॉट किधर, जर्मनी में, अक्रूड भी किधर हुआ होगा, जर्मनी के अंदर, सीधी सी बात है तो फॉरेन इनकम, लेकिन क्योंकि 50% रिसीव इंडिया तो 50% इंडियन इनकम है, बट आरओआर के लिए तो पूरा आ जाएगा, आर एनओआर एंड एनआर के लिए 50% आएगा। फिर आता है बिजनेस इनकम इन जर्मनी कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली 70,000 बेसिकली हो रहा, अमाउंट मैंने लिखा है यहाँ पे, 40,000 रिसीव इंडिया है, तो सर फॉरेन इनकम है, क्यों, क्योंकि बिजनेस किधर है, जर्मनी में, अक्रूड किधर है, जर्मनी में, रिसीव किधर है, जर्मनी में। इंडिया में कंट्रोल होने से, दिल्ली से कंट्रोल होने से वो इंडियन इनकम नहीं हो जाता है, तो फॉरेन, तो आर ओ आर एन ओ आर के लिए तो पूरा आ जाएगा, आर एन ओ आर के लिए ये वाला आता है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया आता है, ठीक है, फुल आ जाएगा, फुल आ जाएगा। ये दूसरे तरीका एडजस्टमेंट ऊपर जो किया था उसमें, लेकिन यहां पे देखो 40,000 रिसीव इंडिया है, तो आर जो ओ आर एन ओ आर के लिए तो पूरा 70 आ जाएगा, बट जो एन आर है उसके लिए 40,000 यहां पे आएगा, ठीक है, जो इंडिया में रिसीव हुआ, इंडियन इनकम ओनली। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, सर वो आपका इंडियन इनकम है। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रेमिटेड टू इंडिया,
तो सर आपका प्रॉपर्टी किधर है, सर वो लंदन में, अक्रूड किधर है, लंदन में, रिसीव किधर है, लंदन में, सब कुछ लंदन में, तो खाली आर ओ आर के लिए आएगा, बाकी किसी के लिए आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी, वो आपका कौन सा इनकम है, इंडियन इनकम है, तीनों के केस में आ जाएगा वहां पे। फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज फॉर सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, तो सर सर्विसेज अगर इन इंडिया में दी जा रही है तो भले आपका एफटीएस इंडिया में रिसीव हो, हालांकि मैंने इसको 3 तरीके से अलग अलग तरीके से कवर किया, ये सारे क्वेश्चन के एडजस्टमेंट है। मैंने जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन थे या आरटीपी एमटीपी मॉड्यूल क्वेश्चन सारे मैंने यहाँ पे ले लिए। तो एफटीएस क्योंकि सर्विसेज इंडिया में है, उसके लिए वहां पे आपको एफटीएस मिला है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो वो इंडियन इनकम है, आर ओ आर एन ओ आर एन आर के लिए आ जाएगा। फिर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, सर ऑब्वियसली इंडियन इनकम में ही आ जाएगा यहाँ पे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन नेपाल, ठीक है, तो सर नेपाल में प्रॉपर्टी है, इसका मतलब अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव इंडिया में कुछ भी नहीं है तो फॉरेन का इनकम है, तो सर यहाँ पे सीधा आएगा, कुछ स्टैंडर्ड माइनस करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, आर एन के लिए आने वाला नहीं है। कैपिटल कॉन सेल ऑफ लैंड एट जयपुर, सर ऑब्वियसली सर ये कौन सा इनकम है, इंडियन इनकम, तो आर ओ आर एन आर के लिए आ जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम नेपाल, सर फॉरेन का इनकम है, तो फॉरेन का इनकम सर एग्जाम नहीं होता है, एग्रीकल्चर इनकम भले इंडिया में रिसीव हो जाए तो वो इंडिया में रिसीव होने से इंडियन इनकम तो हो जाएगा, फिर उस केस में तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाता, बट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं कि रिसीव इंडिया है, तो सर ये आपका फॉरेन का एग्रीकल्चर और ये टैक्सेबल होता है, ये एग्जाम नहीं होता है, बट क्योंकि यहाँ पे अक्रूड भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है, तो खाली आर ओ आर के लिए टैक्सेबल होगा, एनआर के लिए आर एन ओ आर के टैक्सेबल होने वाला नहीं है। फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन केनिया विच इज सेटअप इन इंडिया, प्रोफेशन किधर केनिया में, अक्रूड किधर केनिया में, रिसीव किधर केनिया में, बट सेटअप कहां पे, इंडिया में, तो आर ओ आर एंड आर एन ओ आर के लिए पूरा इनकम आएगा, यस यस यस, आर एन ओ आर के लिए ये वाला इनकम टैक्सेबल होता है इंडिया में, बट एनआर के लिए होने वाला नहीं है। फिर आता है गिफ्ट ऑन वेडिंग, गिफ्ट ऑन वेडिंग, ठीक है, खुद की वेडिंग पे मिला है तो टैक्सेबल होने वाला नहीं, किसी केस में आने वाला नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक इन एसबीआई, ये आता ही आता है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि सेविंग बैंक इन एसबीआई तो अक्रूड इन इंडिया है, तो सीधी सी बात है वो इंडियन इनकम हो जाएगा, तो आर ओ आर एन ओ आर एन आर तीनों के लिए आएगा, पहले तो आएगा। फिर अगर क्वेश्चन में आपको टोटल इनकम निकालने को बोला गया है तो सर उसके बाद में आपको डिडक्शन भी देना है, एटीटीटी है, एटीटीटीबी, सर क्या बात करो, एटीटीटीबी में देना पड़ सकता है, हाँ सीधी सी बात है सर, अगर वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में एटीटीटीए में उसको डिडक्शन मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट जिसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों का आपको डिडक्शन मिलता है, पोस्ट ऑफिस वाला भी देखेंगे हम लोग वहां पे, तो वो आ गया। लेकिन मैक्सिमम कितना, आर ओ आर के केस में 10,000 10,000 10,000 तीनों, चाहे आर ओ आर एन ओ आर एंड एनआर तीनों में अगर इनकम ऐड हुआ है सेविंग बैंक का तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट ध्यान रखना है सर, रेसिडेंट में आर ओ आर भी होता है, आर एन ओ आर, दोनों रेसिडेंट है, दोनों रेसिडेंट है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है बेटा, तो उस केस में सेविंग बैंक एफडी एंड आरडी का तीनों का मिला के एटीटीटीबी के अंदर मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, ध्यान रखना। ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, बट एनआर को ये डिडक्शन नहीं मिलता है, एनआर को एटीटीटीबी टीटीए वाला मिलेगा, इसकी जगह ये वाला मिलेगा, इसकी जगह ऊपर वाला मिलेगा जरूर, लेकिन एटीटीटी वाला मिलेगा, टीटीबी वाला नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है बिजनेस इन रशिया, विच इज कंट्रोल इन रशिया, बिजनेस भी रशिया में, अक्रूड भी रशिया में, रिसीव भी रशिया में, और कंट्रोल भी कहां से हो रहा है, रशिया में। सीधी सी बात है, फॉरेन इनकम खाली आर ओ आर के लिए टैक्सेबल होगा, आर एन ओ आर एंड एनआर के लिए होने वाला नहीं है। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जेम्प्ट होता है सर, वो आपका तीनों केस में आने वाला नहीं है। रॉयल्टी एफटीएस रिसीव आउटसाइड इंडिया फॉर यूज आउटसाइड इंडिया, मतलब आपने जो भी बेसिकली जो पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क वगैरह है वो यूज किया आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आपको उसके लिए रॉयल्टी एफटीएस मिला, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, तो अक्रू आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, और सर्विसेज भी बेसिकली जो आउटसाइड इंडिया है, तो खाली आरओआर के लिए, फॉरेन इनकम तो उसके लिए आरओआर के लिए आती है, तो आरओआर के टैक्स आर एनओआर एंड एनआर के लिए आने वाला नहीं है। फिर इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है, जब भी आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट आएगा तो उसमें से आपको एग्जम्पशन देना है 10-15 में, 10-15 में एग्जम्पशन कितना दोगे, 3,500 का आपको एग्जम्पशन देना है, 3,500 का एग्जम्पशन देना है, और फिर जो बचेगा वो आपको आरओआर आर एनओआर एनआर तीनों के केस में लाना है क्योंकि इंडियन इनकम है। फिर बाद में आपको वही एटीटीटीए एटीटीटीबी का डिडक्शन मिल जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है, टीटीबी में मिल सकता है। ओके, उसके बाद में सर आपका तो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव आउटसाइड इंडिया, मतलब इंटरेस्ट कहां पे रिसीव हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, अक्रूड भी किधर है, आउटसाइड इंडिया, बट वो जो लोन का पैसा था वो यूटिलाइज हुआ था इंडिया में, या तो इंडिया के बिजनेस में या इंडिया किसी और सोर्स में, तो उस केस में सर वो आरओआर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, आर एनओआर के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा, और वो एनआर के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, सेक्शन 9 के केस में। हाँ, ये चीज ध्यान देना है कि अगर बेसिकली वो जो लेने वाला था, लोन लेने वाला, वो नॉन रेसिडेंट था, लेने वाला कौन था, नॉन रेसिडेंट, ये वाले केस में, और वो इंडिया में बिजनेस में अगर हुआ था, बिजनेस में इन्वेस्ट किया
आया था, तब तो वो जो जिसको पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट का, वो उसके लिए इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर जिसने लोन लिया था, मतलब लोन लिया था, वो नॉन रेसिडेंट था और उसने वो पैसा भी कहां पे इन्वेस्ट किया, आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 9 को अच्छे से पढ़ लेना, तो उस केस में सर वहां पे आपका बेसिकली, ठीक है, यहां पे आने वाला नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, वहां पे अगर इंटरेस्ट ऑन लोन जो रिसीव हो रहा है कहां पे, आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, और लोन अमाउंट जो यूटिलाइज हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, इंडिया में, तो तीनों के लिए आरओआर, आर एनओआर, एनआर के लिए तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव आउटसाइड इंडिया और लोन अमाउंट यूटिलाइज हो रहा है आउटसाइड इंडिया, तो खाली आरओआर के लिए, क्योंकि फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होता है, आर एनओआर, एनआर के लिए टैक्सेबल होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में आपका रॉयल्टी फॉर एफटीएस, ठीक है, रॉयल्टी फॉर एफटीएस बेसिकली, क्योंकि ये फॉरेन वाला इनकम हो गया था, ठीक है, रॉयल्टी एंड एफटीएस रिसीव आउटसाइड इंडिया फॉर इनटेंजिबल एसेट्स या सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड इन इंडिया, तो आरओआर, आर एनओआर, एनआर तीनों के लिए टैक्सेबल, क्योंकि वो आपका इंडियन इनकम हो चुका है। फिर सर इंपॉर्टेंट, सैलरी रिसीव हो रहा है आउटसाइड इंडिया, सैलरी कहां से रिसीव हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, किसको मिल रहा है, इंडियन सिटीजन को मिल रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई हो, जिसके सर्विसेज भी कहां पर रेंडर कर रहा है, आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई सर्विसेज रेंडर कर रहा है आउटसाइड इंडिया, उसको सैलरी मिल रहा है, तो सैलरी बेटा उसका टैक्सेबल होता है, वो डीम टू बी अक्रूड इंडिया सेक्शन 9 अप्लाई हो जाता है, बट उसके जो अलाउंस है परक्यूजिट होते हैं वो सेक्शन 10(7) में एग्जेम्प्ट होते हैं, और इस सैलरी में से उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देना पड़ेगा रिजीम के अकॉर्डिंग, 50 या 70 वहां पे आपको देना, 75, 50 ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, 75 वहां पे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर, तो ये देने के बाद में तीनों केस में वो आरओआर, आर एनओआर, एनआर है, डेविड वाला जो बेसिकली आपका एक क्वेश्चन है, अगर देखोगे तो उसके अंदर आ जाएगा, तो ये इस तरीके से। फिर इन सब का बेसिकली मेरे हिसाब से मैंने मोटा मोटी सारे एडजस्टमेंट कवर कर लिए, इससे बाहर ना ही आएगा, मैं बोल रहा हूं आपको। जीटीआई जो हो गया, जीटीआई हो गया, अब जीटीआई में से मैंने बता दिया कि सर एक तो आपको 80 टीटीए 80 टीडीबी का डिडक्शन मिल सकता है, दूसरा अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, रमेश सुरेश वाला क्वेश्चन जो है उसमें लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, तो उस केस में एटीसी का डिडक्शन आपको माइनस करना रहेगा, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो, भले ऊपर से कोई लेना देना नहीं। एटीडी मेडिक्लेम का अगर प्रीमियम पे किया है तो बेटा उस केस में मैक्सिमम 50,000, मैक्सिमम 50,000, क्योंकि जो रेसिडेंट होता है ना, रेसिडेंट रेसिडेंट रेसिडेंट, ठीक है, रेसिडेंट को खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। दूसरा, अगर वो सीनियर सिटीजन होता है, सीनियर सिटीजन, तो खुद के लिए भी 50,000 का मिल जाएगा, 50,000 रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन मैक्सिमम 50,000, लेकिन नॉन रेसिडेंट खाली 25,000 का डिडक्शन मिलता है, ठीक है, भले वो चाहे रेसिडेंट सीनियर सिटीजन क्यों ना हो। फिर उसके बाद में 80 टीटीबी बता दिया मैंने, 80G का डोनेशन का हो सकता है कि डोनेशन दिया जाए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, ऐसा लिखा हुआ, तो उसका आपको डिडक्शन देना है ना, 100% या जो भी है, तो इस तरीके से एंटी आ जाएगा। तो ये छोटा सा बेसिकली आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मैंने 15 मिनट में आपके सारे के सारे एडजस्टमेंट मैंने क्या करवा दिया, कवर। अब सर आगे बताओ, आगे आप हमको क्या करवाने वाले हो, तो आगे मैं करवाने वाला हूं बेटा आपको प्रोविजन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। तो सर सबसे पहला सेक्शन 139(1) जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है सेक्शन 139(1) कंपलसरी रेगुलर रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम। तो सर सबसे पहले तो कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है, राव सा के लिए कंपलसरी होता है, जो डीओ लगा के जाता है वो उसके लिए कंपलसरी होता है। तो मेरे को जो लग रहा है ना, ये यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, यहां से राव सा या डीओ, राव सा या डीओ से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है, तो कंपलसरी होता है, ठीक है। जो रेसिडेंट स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होता है, जो टीडीएस में कवर कर रखा है 194 के अंदर, जो जिसका एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है, उसको खाली पेंशन इनकम आ रहा है और उसी बैंक से इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, और ऐसा उसने डिक्लेरेशन दिया है, तो उस केस में उसका 194 में टीडीएस काटा जाता है, तो उसको रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक चीज है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मेरे को मोटा मोटी यहीं से क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है, यहां से क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है, ताकि इसमें टीडीएस वाला भी कवर हो गया, रिटर्न फाइलिंग वाला भी कवर हो गया, एक तो यहां पे हो गया। बाकी जो अदर एसएससी है, अदर एसएससी केस में हम लोग जीटीआई देखते हैं, जीटीआई का बिफोर एग्जाम्पशन 54 to 54F, हाँ जी, ठीक है ना, जीटीआई, हाँ, एनटीआई अगर आप देख रहे हो तो बिफोर डिडक्शन, चैप्टर 6 के डिडक्शन के पहले का देखना है आपको, ठीक है, वो डिडक्शन वापस ऐड बैक करके, और आपका 54 से 54 के जो एग्जाम्शन उसको भी ऐड बैक करके दो, अगर वो अप टू बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है तब तो रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है, अगर वो आपका अगर वो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से क्या है, ज्यादा है, तो फिर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अब राव सा बेसिकली आरओआर, हाँ, ओनली आरओआर, आर एनओआर नहीं, ओनली आरओआर इज अ बेनिफिशियल ओनर, मतलब उसने खुद ने खरीदा है या बेनिफिशियरी, खुद ने नहीं खरीदा है बट उसको इनकम वहां से आ रही है, ठीक है। तो उस केस में या तो आरओआर बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियरी है इन एनी असेट विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो सर उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा, भले उसका टोटल इनकम जो जीटीआई है बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से कम क्यों ना हो, रिटर्न फाइल कर जीरो क्यों ना हो, उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। असेट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट आल्सो, एग्जांपल शेयर इन प्रॉफिट
इन पार्टनरशिप आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर किसी कंपनी में उसका कोई वोटिंग राइट है या कोई पार्टनरशिप में शेयरिंग प्रॉफिट है तो वो भी असेट माना जाएगा, उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर आरओआर ओनली आरओआर हैविंग साइनिंग अथॉरिटी इन एनी बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया, उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले उसका जीटीआई बीसीएमसी लिमिट से कम क्यों ना हो। फिर आता है सर डीओ लगा के जाएंगे, डी फॉर डिपॉजिटेड मोर देन याद रखना मोर देन 1 CR। बेटा अगर आपके पास में टाइम नहीं है फटाफट ये वीडियो देख लो, नोट्स के साथ में देख लो, इतना कर लोगे तब भी आप क्वेश्चन करके अटेम्प्ट करके आ जाओगे, ठीक है। छोड़ना नहीं है बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जब तेरे लिए एफर्ट ले रहा हूं तो प्लीज छोड़ना मत, ठीक है। तो डिपॉजिटेड मोर देन कितना 1 CR इन एनी करंट अकाउंट इन एनी बैंक अकाउंट और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस इन प्रीवियस, ये नोट्स तेरे पास में है, ठीक है। नहीं है तो टेलीग्राम के चैनल पे जाओ, उसमें ये सब डाला हुआ है, ठीक है। डिपॉजिटेड मोर देन कितना 1 CR इन एनी करंट अकाउंट इन एनी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट। तो अगर पूरे साल के अंदर इन अ प्रीवियस ईयर एक करंट अकाउंट में अगर वहां पे आपका जमा करवाया है, ठीक है, अगर जमा करवाया है 1 करोड़ से ज्यादा, तो भले मेरा बीसीएमसी लिमिट से कम क्यों ना हो जीटीआई, मेरे को सर वहां पे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फिर दूसरा आता है ई इनकर्ड फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंसेस, अगर मैंने फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा किया मोर देन 2 लाख रुपीज, मोर देन 2 लाख खुद के लिए किसी और के लिए इन अ प्रीवियस ईयर, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फिर टोटल इनकम पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर दूसरा ई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के ऊपर खर्चा किया मोर देन 1 लाख इन अ प्रीवियस ईयर, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और सर अदर स्पेसिफाइड जो है बेसिकली उसके अंदर आपका आता है कि अगर मैंने किसी एक सेविंग बैंक में एक या उससे ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में 50 लाख और मोर मोर देन नहीं 50 लाख और मोर करंट अकाउंट में मोर देन 1 CR, ठीक है। फॉरेन का एक्सपेंस मोर देन 2 लाख रुपीस, ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिसिटी में मोर देन 1 लाख, बट सर वहां पे सेविंग अकाउंट के अंदर जमा करवा रहे हो 50 लाख और मोर, एग्जैक्ट 50 लाख और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर मेरा सर वहां पे टर्नओवर है ना 60 लाख से ज्यादा है, यहाँ पे मोर देन 6 लाख तो मेरे को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और मैं प्रोफेशन में एंगेज हूं, बिजनेस में तो टर्नओवर, प्रोफेशन में तो ग्रॉस मोर देन 10 लाख रुपीज है, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। यहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस बनते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। और टीडीएस और टैक्स, या तो टैक्स डिडक्ट हुआ टैक्स कलेक्ट होता पूरे साल में कितना 25,000 और मोर। और अगर सीनियर सिटीजन था उसके केस में 50,000 और मोर, रेसिडेंट नहीं सीनियर सिटीजन केस में 50,000 और मोर अगर वहां पे डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है तो मेरे को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। सर ये यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन बनने के एकदम प्रबल चांसेस होते हैं। ये वाले कुछ एग्जांपल भी कवर के 139 के कि मिस्टर एआरपी ऑप्शनल टैक्स स्कीम फॉलो कर रहा है, एज 18 साल है, पीजीपी 3 लाख था और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 60,000, तो एनटीए तो वैसे 240 होता है। लेकिन बेटा अपने को ये थोड़ी देखना है, ये बिफोर डिडक्शन देखने का है वहां पे, ठीक है। तो इस केस में उसका जीटीए 3 लाख रुपए था जो कि आपका बीसीएमसी लिमिट से क्या था ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा था, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी या कंपलसरी ड्यू डेट में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वहां पे केस लिया था, एग्जैक्टली मेरे को अटेम्प्ट याद नहीं है बट जेन 25 में शायद डायरेक्टली इसी में से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। पीजीपी आपका 3,01,000 था और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था 1 लाख, सेट ऑफ कर सकते हो, ऑप्शनल रिजीम में कर सकते हो, डिफॉल्ट में पॉसिबल नहीं, ऑप्शन में हो सकता है। तो सर यहाँ पे 2,01,000 हो गया, सेट ऑफ अलाउड है। तो इस केस में सर ये जीटीआई है और ये बीसीएमसी लिमिट से कम है, यस सर 2.5 लाख से कम है, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है सर, ऑप्शनल है। ऑब्वियसली करेगा क्योंकि सर इसको लॉस का सेट ऑफ करना है तो कर ही लेगा, लेकिन बिलेटेड भी फाइल कर सकता है। कहने का 139 में ड्यू डेट में फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बेटा अगर डिफॉल्ट रिजीम होगा तो डिफॉल्ट रिजीम में ये वाला सेट ऑफ है ना अलाउड नहीं है, तो उस केस में 3,01,000 होता तो 2.5 लाख से ज्यादा होता, उस केस में बीसीएमसी लिमिट वहां पे आपका 3 लाख है, 3 लाख से क्या होता ज्यादा, 3 लाख से क्या होता ज्यादा, तो सर वहां पर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता। तो अब देख लेना अच्छे से। सर क्वेश्चन नंबर 3 केस नंबर 3 बोलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वहां पे 112 में 2 लाख है, आफ्टर एग्जाम्पशन 60 लाख का एग्जाम्पशन, तो बेटा और अदर सोर्स से 40,000, तो वैसे तो 240 होता है जीटीए, लेकिन आपको चेक करना है ये वाला एग्जाम्पशन के पहले, तो 60 लाख ऐड करके देखोगे तो सर जीटीए बिफोर एग्जाम्पशन 54 होता है, 62,40,000 वो बीसीएमसी लिमिट ज्यादा, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ इनकम बार बार बोलने की जरूरत नहीं है सर, 3 है ड्यू डेट, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर। 31 अक्टूबर किसके लिए जो कैप लगाया जाएगा, कंपनी के लिए ऑडिट वाला एसएससी या ऐसा पार्टनर जिसकी फर्म का ऑडिट हो रहा है, और वहां पे सर आपका आता है सर ऑब्वियसली पार्टनर जिसकी फर्म का ऑडिट हो रहा है, तो इन सब के लिए वहां पे आपका क्या हो जाएगा ड्यू डेट 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी है तो सॉरी कंपनी के इसमें 31 अक्टूबर असेसमेंट ईयर हो गया, कंपनी सी फॉर कंपनी, ए फॉर ऑडिट वाला एसएससी एंड पी फॉर पार्टनर ऑफ अ फर्म जिसकी फर्म का ऑडिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग वाला एसएससी है तो उसके लिए केस में वहां पे आपका आ जाएगा सर, ठीक है 31 जुलाई 2025
25, ठीक है, ये हो गया। 234F की बात करें तो फीस है सर, फीस 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 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये फीस दे रखा है आपका, और इस फीस के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ये देख लीजिए यहाँ पे फीस, ठीक है। अगर वहां पे रिटर्न ड्यू में फाइल किया तो कोई भी आपका फीस नहीं है। अगर एनटीआई जो है ना, एनटीआई इज मोर देन कितना, 5 लाख, मोर देन कितना, 5 लाख, तो उस केस में आपका वहां पे 5000 का है। और एनटीआई अगर अप टू 5 लाख है तो उस केस में 1000 इज फीस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने का है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वहां पे आपका आता है 139(3) लॉस रिटर्न ऑफ इनकम। बेटा वहां पे टोटल 5 लॉस है, 5 लॉस। कौन कौन सा? लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35AD वाला है, नॉर्मल लॉस जो बिजनेस लॉस है वो वाला, कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ओनिंग मेंटेन रेस हॉर्सेस। ये 5 लॉस है। कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ नहीं, कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ तो आप ड्यू डेट के बाद में भी फाइल करके कर सकते हो। अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, कैरी फॉरवर्ड, तो आपको वहां पे जो जिस साल में वो लॉस हो रहा है, फॉलोइंग लॉस और रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द ईयर इन विच सच लॉसेस आर इनकर्ड, जिस ईयर में लॉसेस इनकर्ड हुए, सब्सिक्वेंट ईयर के नहीं, जिस साल में इनकर्ड हुए हैं, शैल बी फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) टू कैरी फॉरवर्ड, ध्यान रखना है, ठीक है। सेट ऑफ इनका करने के लिए आप बिलेटेड फाइल करके भी कर सकते हो, और सर वहां पे सब्सिक्वेंट ईयर में अगर बिलेटेड भी फाइल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कंपल्सन नहीं है। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इनको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको ड्यू डेट में फाइल करने की जरूरत नहीं है। 139(4) बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हो, है ना। कब तक कर सकते हो? तो 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट। ये आपका एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट, इसके 3 मंथ प्रायर होता है 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो मान लो यहाँ पे मेरा 139, ध्यान रखना 139(4) बिलेटेड रिटर्न कब तो फाइल हो सकता है, ये डेट याद रखना है। लास्ट टाइम रिवाइज रिटर्न का आया तो बिलेटेड रिटर्न के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 मंथ्स प्रायर मतलब 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट अगर मान लो यहाँ कंप्लीट होता है, मैं लास्ट टू लास्ट 1 दिसंबर 25 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकता हूँ बिलेटेड। लेकिन मान लो मेरा असेसमेंट यहाँ पे 31 मई 26 को कंप्लीट हो रहा है, तो 31 मई 26 को 31 दिसंबर 25, 3 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन असेसमेंट बाय एओ व्हिचएवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे उस केस में लास्ट टू लास्ट 31 दिसंबर तक कर सकता हूँ, ठीक है। क्या नुकसान है बिलेटेड फाइल करने के? तो एक तो 234F का फीस लगेगा, दूसरा इंटरेस्ट 234A में जाएगा, कैरी फॉरवर्ड वहां पे आपका अलाउड नहीं है, 5 लॉसेस का वो लैप्स हो जाएंगे। सर 139(5) वैसे तो आ चुका लास्ट में, फिर भी रिवाइज रिटर्न आप कर सकते हो वही सेम टाइम 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और डेट ऑफ कंप्लीशन असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। और ध्यान रखना है एंड नंबर ऑफ टाइम्स आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, जो आपने 139(1) में या 139(4) में फाइल किया था उसको कर सकते हो। वैसे आ चुका था बट फिर भी ध्यान रखना है। 139(8) अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, लास्ट अटेम्प्ट में ये भी पूछ लिया था बट आने को फिर से आ सकता है। इसमें क्या हो गया? तो अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम बोलता है कि अगर आपने या तो रिटर्न फाइल ही नहीं किया था, या फाइल किया था बट रिवाइज नहीं किया था, या रिवाइज भी कर लिया था, कुछ भी किया था, आप एक बार और अपना रिटर्न वहां पे अपडेट कर सकते हो, रिवाइज नहीं अपडेट कर सकते हो। और वो अपडेट कब से कर सकते हो? जैसे ही आपका ये ड्यू डेट गया ना, 31 दिसंबर गया, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद में आप एक्चुअल में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, बिलेटेड भी नहीं कर सकते, रिवाइज भी नहीं कर सकते, तो उसके बाद में ही आप कर सकते हो, है ना। अपडेट तो इसके बाद में ही कर सकते हो, बट लास्ट कब तक कर सकते हो? तो उसका टाइम लिमिट है 24 मंथ्स। समझो, लास्ट डेट बताने के लिए 24 मंथ्स में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। सर आप अपडेट तो यहां से ही कर सकते हो, तो 24 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। लेकिन बोलता है कि अगर आपने यहां से लेके यहां तक इस पीरियड में अगर किया, तो उस केस में सर मतलब विद इन 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट किया, तो उस केस में जो भी आपका है ना टैक्स था ना, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी प्लस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी, उन सब का 25% आपको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और वही अगर इस डेट के बाद में आप करते हो, मतलब आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर बट विद इन 24 मंथ्स, ये इस पीरियड में अगर आप करते हो, तो सर आपको जो है ना वही बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी इंटरेस्ट 234 एबीसी, उसका 50% एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। 139(8)(a) कब नहीं फाइल कर सकते हो? अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम अगर वहां पे अगर लॉस रिटर्न होने वाला है, ठीक है, अगर लॉस इंक्रीज करने वाला है, डिक्रीज करने वाला है इनकम को, डिक्रीज करने वाला है टैक्सेस को, इंक्रीज करने वाला है रिफंड को, है ना। इफ अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम पहले ऑलरेडी फाइल कर चुके हो और अगर मान लो एओ ने को प्रोसीडिंग स्टार्ट की, तो इन सारे केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। कुल मिला के सरकार का फायदा होगा तभी आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने को अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज अलाउ किया नहीं जाएगा। हाउएवर अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो सिर्फ एक बार उस साल के लिए, अगर आप लॉस को कम कर रहे हो, अगर वहां पे इनकम को इंक्रीज कर रहे हो टैक्सेस को, डिक्रीज कर रहे हो रिफंड को,
ठीक है। और ओरिजिनल रिटर्न जो फाइल किया था वो लॉस रिटर्न ऑफ इनकम था, और अपडेट रिटर्न को आप रिटर्न ऑफ इनकम, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, कि जो आप पहले जो रिटर्न फाइल कर चुके हो वो लॉस रिटर्न था, अब आप इनकम दिखाना चाहते हो, मतलब इनकम बढ़ा के दिखाना चाहते हो, तो ऐसा कर सकते हो, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम बोलता है कि सर अगर किसी एसेट ने रिटर्न फाइल किया किसी भी सेक्शन में, और अगर उसमें कोई वहां पे आपका रिपोर्ट फर्निश नहीं किया या उसके सारे कॉलम्स नहीं भरे हुए थे जो भरना पड़ेगा, तो रिटर्न ऑफ इनकम डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। फिर एओ वहां पे नोटिस देता है टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। अगर असेसी ने ऐसा कर लिया तो रिटर्न ऑफ इनकम वैलिड हो जाता है, अगर असेसी ने ऐसा नहीं किया तो रिटर्न ऑफ इनकम वहां पे इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड रिटर्न इज एज गुड एज नॉट रिटर्न फाइल, ठीक है। रिफंड मिल रहा है तो वो वहां पे ग्रांट नहीं किया जाएगा और टैक्स से तो रिकवरी होगा। फिर उसके बाद में आपका सेक्शन 139A जो है वहां पे आपका आता है क्या बोलते हैं इससे, परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए, परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए 139A आता है कि सर परमानेंट अकाउंट नंबर किस किस को अप्लाई करना जरूरी है, तो एवरी पर्सन जिसका टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में बीसीएमसी लिमिट से ज्यादा होने वाला है, या फिर वो बिजनेस कर रहा है उसका टर्नओवर या ग्रॉस लाइकली टू एक्सीड 5 लाख रुपए है, या फिर कोई भी पर्सन बेसिकली किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आ रहा है 2.5 लाख से या उससे ज्यादा से, या फिर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता है, कर्ता बनना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है, ये सब बनना चाहता है, तो वहां पे मैंडेटरी है। सो इसके अलावा ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अगर आप वहां पे किसी भी अकाउंट में वन और मोर अकाउंट में पूरे साल में डिपॉजिट करने वाले हो, कितना 20 लाख और मोर, एग्जैक्ट 20 लाख या उससे ज्यादा, या फिर दूसरा केस विड्रॉ करने वाले 20 लाख और मोर, दोनों अलग अलग केस है, दोनों अलग अलग केस है। मतलब अगर 20 लाख और मोर डिपॉजिट करोगे तो भी वहां पे अप्लाई हो जाता है, और मान लो आपने 20 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं किया है ना, 20 लाख को टच नहीं किया, बट आप 20 लाख या मोर विड्रॉ करने वाले हो तो भी सर अप्लाई हो जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी हो, तो सर जब भी आपका वो 20 लाख को टच करने वाले हो ना, डिपॉजिट के केस में डिपॉजिट और विड्रॉ के केस में विड्रॉ, दोनों मिला के नहीं, डिपॉजिट विड्रॉ का टोटल करके नहीं। अगर मान लो आप डिपॉजिट ही कर रहे हो तो 20 लाख जिस दिन टच करने वाले हो उसके 7 दिन पहले तक आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। और जब आप मान लो विड्रॉ करने वाले हो, ऑब्वियसली जब डिपॉजिट में टच कर लिया तो वैसे ही आपको उसके 7 दिन पहले पैन के लिए अप्लाई करना था, सीधी सी बात है। तो अब चाहे विड्रॉ हो कि ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन मान लो डिपॉजिट वाला केस हो ही नहीं रहा है आपके केस में, या 20 लाख टच नहीं कर रहा है, आप बस खाली विड्रॉ कर रहे हो, तो जब आप 20 लाख टच करने वाले हो पूरे साल में, तो इन दैट केस सर वहां पे उसके 7 दिन पहले, जिस दिन टच करने वाले उसके 7 दिन पहले आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कोई भी अपना करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो उस केस में सीसी अकाउंट या करंट अकाउंट, तो जिस दिन खुलवाना चाहते हो उसके 7 दिन पहले तक आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये आपके कुछ ट्रांजेक्शन इनमें पैन कोड करना जरूरी है, 7-8 ट्रांजेक्शन आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है तो 7-8 ट्रांजेक्शन चेप के आ जाना है वहां पे, ठीक है। जैसे कि सर वहां पे आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, है ना, तो उस केस में आपको चाहिए रहता है। आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो चाहिए रहता है, इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको चाहिए, किसी रेस्टोरेंट में आपका बिल 50,000 से ज्यादा हो गया है तो उस केस में आपको वो पे करना पड़ेगा। होटल में अगर 50,000 से ज्यादा बिल हो गया वन टाइम तो उस केस में आपको वहां पे पेन कोड करना पड़ेगा। सर आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रेवल कर रहे हो या फॉरेन करेंसी का पेमेंट कर रहे हो बेसिकली 50,000 ज्यादा, तो आपको करना पड़ेगा। सर म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो उस केस में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग तरीके के बेसिकली ट्रांजेक्शन वो ध्यान रखने का है। तो वो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, इंश्योरेंस खरीद रहे हो, तो उस केस में आपको वहां पे करना पड़ेगा। सेल कर रहे हो प्रॉपर्टी तब भी आपको पेन कोड करना पड़ेगा। कुछ और पॉइंट है कि माइनर के केस में अपने पेरेंट्स का पेन कोड कर सकता है। सर वहां पे आप बेसिकली अगर फॉर्म 60 भर देते हो तो पेन अगर नहीं कोड करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे बैंक अकाउंट खुलवाते टाइम आप फॉर्म 60 भर दोगे चलेगा। एक सर इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के बाद में जो पेन और आधार है ना उनको क्या कर दिया है, इंटरचेंजेबल कर दिया है। तो अगर आप आधार भी कोड कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली आधार और पेन वहां पे आपका क्या हो, इंटरलिंक हो उसके केस में। 272B की बात करें तो पेनल्टी है सर, अगर आपने पेन को कोड नहीं किया या पेन के लिए अप्लाई नहीं किया है ना, या फिर आपने उसको क्या नहीं किया है सर, उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया, जो ओटीपी देना पड़ता है ना वो नहीं किया, या सामने वाले ने ऑथेंटिकेट आपसे नहीं करवाया, तो ईच डिफॉल्ट का पेनल्टी है 10,000। सो सामने वाला करवाएगा नहीं करवाएगा तो उसकी गलती हम क्यों भुगते, अरे सामने वाले को भी पेनल्टी। मान लो आप बैंक में गए और सर वहां पे आपसे आधार जो ओटीपी है या पेन का जो ओटीपी है उसने मांगा ही नहीं जबकि वो जरूरी था, ठीक है, तो उस केस में उसको भी पेनल्टी देना पड़ेगा। और तुमने वो ओटीपी दिया ही नहीं, रॉन्ग ओटीपी दे दिया, या फिर पेन ही कोड नहीं किया, आधार ही कोड नहीं किया, तो 10,000 ईच वहां पे डिफॉल्ट आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ये सारी पेनल्टीज एक बार देख लेना वहां पे। फिर उसके बाद में सर वहां पे नेक्स्ट आपका 139 ये हो गया, डबल हो गया आधार, ठीक है। आधार वाला आधार कोटिंग ऑफ आधार, तो सर आपको आधार कोड करना है हर रिटर्न ऑफ इनकम जो फाइल होता है उसके अंदर, और जो पैन के लिए जो एप्लीकेशन जाता है उसके अंदर आधार कोड करना है, ठीक है।
और आधार एंड पैन को क्या कर देना है, वहां पे इंटरलिंक कर देना है। ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन सर यहाँ पे ये कुछ एक्सेप्शन है, जहां पे अगर आप पैन कोड नहीं भी करोगे तो उस केस में सर वहां पे आपका काम सॉरी आधार कोड नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। जैसे नॉन रेसिडेंट है, नॉन सिटीजन है, जम्मू एंड कश्मीर, असम, मेघालय का अगर कोई रहने वाला है, या सीनियर सिटीजन जो कि सॉरी सुपर सीनियर सिटीजन का एज 80 ईयर्स और ज्यादा है, तो उनको सर वहां पे आधार कोड करने की जरूरत नहीं है, कंपल्सन नहीं है। ठीक है। उसके बाद में 139 भी टैक्स रिटर्न प्रिपेरर है, वैसे ये आ चुका है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ठीक है देख लेना कि जो टीआरपी है, टीआरपी कौन हो सकता है सर, टीआरपी कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जिसने सीए, सीएमए का इंटरमीडिएट पास कर रखा है, ग्रेजुएशन का एग्जाम पास कर रखा है। ठीक है। टीआरपी सर वहां पे कौन नहीं हो सकता है, तो सर एक लॉयर नहीं हो सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता, और किसी शेड्यूल बैंक का ऑफिसर नहीं हो सकता जिसमें क्लाइंट का अकाउंट है। टीआरपी कौन सा रिटर्न फाइल कर सकता है, ये पूछो, टीआरपी कौन सा रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। टीआरपी कंपनी के रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, और टीआरपी जिनका ऑडिट होता है उनके रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। इन शॉर्ट टीआरपी इंडिविजुअल के रिटर्न फाइल कर सकता है, एचओ के छोटे मोटे रिटर्न फाइल कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 140 एंड 148 तो ठीक है, वहां पे आपका एक तो आता है बेसिकली क्या बोलते हैं, कहाँ कौन कौन से पर्सन है जो वेरीफाई करेंगे, तो देख लेना, इनको नजर डाल देना कि इंडिविजुअल केस में खुद कर सकता है। अगर वो इंडिविजुअल आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ माइंड है, तो ऑब्वियसली कंपिटेंट टू पर्सन एचयू केस में खुद करेगा, सॉरी करता करेगा। करता अगर आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ माइंड है, तो कोई भी एडल्ट मेंबर ऑफ एचयू कर देगा। पार्टनरशिप के मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो उस केस में एडल्ट पार्टनर कोई भी कर सकता है, एडल्ट पार्टनर माइनर नहीं। ठीक है। एलएलपी केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो एनी पार्टनर कर सकता है। कंपनी केस में मैनेजिंग डायरेक्टर कर सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो एनी डायरेक्टर कर सकता है। लिक्विडेशन में अगर कंपनी तो लिक्विडेटर कर सकता है। अगर कंपनी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वहां पे करेगा, लोकल अथॉरिटी प्रिंसिपल ऑफिसर सीईओ करेगा, ऐसा। और फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स 140 ये आता है ना, आप पहले टैक्स निकालोगे, उसमें सब ऐड कर दोगे, सरचार्ज रिबेट है तो माइनस कर दोगे, फिर उसके बाद में एचईसी है तो ऐड कर दोगे, इस तरीके से लेके टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स का क्रेडिट दे दोगे। वो जो टैक्स आता है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, उसमें इंटरेस्ट 234 एबीसी का भर के हो जाता है। तो इस तरीके से हमने प्रोविजन फाइलिंग रेट ऑफ इनकम मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में खत्म कर दिया। सर अब क्या करवाने वाले हो, अब मैं क्या करवा रहा हूं, तो 10AA भी थोड़ा सा डिस्कस करिए तो फटाफट। सेक्शन 10AA जो एसईजेड यूनिट के लिए, ध्यान रखना 115 बीएससी में नहीं मिलता है, 115 बीएससी में नहीं मिलता, खाली ऑप्शनल रिजी में मिलता है। एलिजिबल एसएससी, एनी एसएससी। एलिजिबल बिजनेस कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर बेसिकली वहां पे आपका, ठीक है, अगर कर रहा है। एलिजिबल प्लेस का होगा, यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड। 10AA का डिडक्शन कितना मिलता है, 15 साल के लिए। जो फर्स्ट 5 इयर्स होते हैं, जिस साल में आपने एसईजेड यूनिट स्टैब्लिश किया है, एसईजेड यूनिट स्टैब्लिश किया है, वहां से आपका कितना 5th ईयर तक आपको 100% एक्सपेक्ट प्रॉफिट। सर आपका 6th ईयर से 10th ईयर तक 50% एक्सपेक्ट प्रॉफिट, और जो लास्ट 5 इयर्स रहते हैं बेटा उसके अंदर 50% एक्सपेक्ट प्रॉफिट और अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, क्रेडिटेड टू सरारा। अब ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट बेटा कैसे निकाला जाता है, तो आपको तो जो एसईजेड यूनिट का उसका एसईजेड यूनिट है उसका टोटल पीजीपी ले लेना है। ठीक है। तो अपॉन टोटल सेल्स ऑफ एसईजेड यूनिट ले लोगे तो, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ एसईजेड यूनिट, तो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ चीजें ध्यान रखनी है बेटा, डिडक्शन 10AA जो होता है ना, वो जीटीआई में से, ध्यान रखना पीजीपी में से नहीं, जीटीआई में से माइनस करते हैं। आपको जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है ना, एक्सपोर्ट टर्नओवर, उसके अंदर ध्यान देना है कि जो पैसा विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंस जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर वहां से 6 महीना मतलब 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक अगर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा नहीं आया इंडिया, तो उसको एक्सपोर्ट सेल्स में से माइनस करना है। दूसरा, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, फ्रेट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो होते हैं ना बेसिकली, वहां पे वो आपको एक्सक्लूड करने हैं। टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, तीन ही चीजें, उनको एक्सक्लूड करना है। टोटल सेल्स एंड एक्सपोर्ट सेल्स, फिर से आपको टेलीकम्युनिकेशन, फ्रेट एंड इंश्योरेंस तो टोटल सेल्स एंड एक्सपोर्ट सेल्स दोनों में से माइनस करना है, टोटल से एक्सपोर्ट सेल्स दोनों में से माइनस करना है। बट जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा नहीं आया ना, वो खाली एक्सपोर्ट सेल्स में से माइनस करना है। ठीक है। एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट आपको हर साल बनाना पड़ता है, और उसमें जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो जिस साल में इन्वेस्ट किया उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 3 साल के अंदर आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज करना पड़ेगा। पुट टू यूज, अगर उस पैसे को मिस यूटिलाइज किया या अनयूटिलाइज किया तो वहां पे आपको वो बाद में डिडक्शन विड्रॉ हो जाएगा, मतलब टैक्सेबल हो जाएगा। बट एक क्वेश्चन है बेसिकली, छोटा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें
बेसिकली वो आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है और बुक में भी है आपके वहां पे, ठीक है। तो पीजीपी उसका 10 लाख है, हालांकि उधर तो डिडक्शन निकालने को बोला, बट मैंने उधर टोटल इनकम ही निकाल दिया, तो उसका पीजीपी 10 लाख है, 10 लाख पूरा वहां पे। अब उसमें से आपका क्या किया हमने, डिडक्शन दी थी। देखो 24-25 प्रीवियस ईयर बिजनेस स्टार्ट हुआ था, सॉरी मतलब बिजनेस अभी कभी भी स्टार्ट हुआ, 24-25 जो है आपका प्रीवियस 5th ईयर है, तो 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो देखो जो भी आपका बेसिकली पीजीपी है टोटल, ठीक है, तो पीजीपीएम बेसिकली आपका ये जो 10 लाख दे रखा होगा ना, ये दोनों का मिला के होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हाली एक्सपोर्ट जो एसईजेड का है वो आपने ले लिया, और आपको सर यहाँ पे क्या करना है सर, जो भी आपका टोटल सेल्स था उसमें से अगर कुछ भी आया है, जैसे बेसिकली अच्छा यहाँ पे देखो 2 यूनिट है, एक यूनिट एक ये राजवीर लिमिटेड का पूरा डिटेल दे रखा है राजवीर का, और एक जो वाई यूनिट है जो कि आपका एससीजेड नहीं है, डीटीए वाला यूनिट है, तो उसका डेटा निकालने के लिए एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ जो एससीजेडी है राजवीर में से जो डीटीए वाला यूनिट का माइनस किया, तो ये इसका एक्सपोर्ट सेल्स आ गया। टोटल सेल्स निकालने के लिए राजवीर में से डीटीए का माइनस किया, तो इसका टोटल सेल्स आ गया। और टोटल प्रॉफिट आपका जो 10 लाख है किसका, टोटल राजवीर का, उसमें से डीटीए का माइनस किया तो 6 लाख आ गया। अब ये डेटा आप ये यूज करना है, 6 लाख आ गया खाली एससीजेड का। फिर बेसिकली ये 35 लाख बेसिकली टोटल सेल्स है, बट उसमें से कुछ पैसा है ना बेसिकली फ्रेट वगैरह के नाम से होगा, तो वो आपने माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और जो फ्रेट वाला है तो आपको इधर भी माइनस करना था, 27 जो एक्सपोर्ट सेल्स उसमें माइनस करोगे, इस तरीके से 4,40,000 आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ गया, और 100% डिडक्शन मिल जाएगा, इस तरीके से आपका एंटी आएगा। एक क्वेश्चन है सर जो मैंने करवाया हुआ है, उस वीडियो को मैं इसके नीचे डाल दूंगा, टोटल इनकम जिसमें एएमटी कवर्ड है, 115 बीएससी कवर्ड है, 35 एडी का डिडक्शन कवर है, और 10 डबल ए कवर है, ठीक है, जो बेसिकली आपका मास्टर क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक है, ठीक है, उसका है 1.6 नंबर जो पेज बेसिक है उसके ऊपर दे रखा है। ये पूरा का पूरा मैंने करवा रखा है, इसका वीडियो का मैं याद से मैं लिंक डलवा दूंगा, प्लीज आप उसको सॉल्व किया होगा, नहीं तो देख के जरूर जाइएगा। एएमटी वीएमटी क्रेडिट वगैरह सब उसके अंदर दे रखा है। अब सर ये तो ठीक है 10 डबल हो गया, अभी आगे हमको आप क्या करवाने वाले हो, तो आगे मैं आपको करवा देता हूं बेटा टीसीएस। टीसीएस के साथ में टीडीएस मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, वीडियो डाला हुआ है, देख लेना बेटा, ठीक है। टीसीएस के साथ में मैं एक सेक्शन और करवाऊंगा टीडीएस का 194 क्यू, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीसीएस की बात करें बेटा, तो बायर जब भी पे करेगा सेलर को, साथ में टीसीएस भी पे करेगा, ये चीज ध्यान देना है वहां पे, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, टीसीएस 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 कहां गया, टीसीएस टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। क्योंकि सर वो जा रहा है 2061H, तो जाते जाते क्या पता सर कुछ देकर के चला जाए, मार्क्स देकर के चला जाए, तो ये टीसीएस वाला पार्ट है, ये रहा टीसीएस आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। कुछ केसेस में कब कलेक्ट करते हो, एट द टाइम ऑफ रिसीट, ऑब्वियसली जो सेलर होता है वो कलेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ रिसीट, और कुछ केसेस में एट द टाइम ऑफ रिसीट और डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ बेसिकली जो भी आपका पेयर है, पेयर, ठीक है, विच एवर इज बेसिकली अर्लियर, ठीक है। जमा कब करवाना है, तो पूरे मतलब 12 महीने अप्रैल से मार्च तक अगले महीने की 7 तारीख को जमा करवाना होता है, ठीक है। अगर आपने पेन कोट नहीं किया है, ऑब्वियसली मतलब एक होता है पेयर, पेयर मतलब बायर, पेयर मतलब बायर, और एक होता है सर पेई, पेई मतलब सेलर, सेलर 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 सेलर, तो ये टैक्स कलेक्ट करेगा, ये टैक्स कलेक्ट करेगा इससे, बराबर है। तो अगर इसने अपना पेन नहीं दिया है, पेन फर्निश नहीं किया है, तो उस केस में जो भी आपका सेक्शन का रेट है उसका ट्वाइस और 5%, और 5%, ठीक है, विच एवर इज हायर हो जाएगा। लेकिन 2061H के केस में 5 की जगह 1% होता है सर। सेम 194Q में भी वहां पे आपका जो है ना 20% की जगह 5% होता है 2006AA के अंदर। और अगर सर वहां पे पिछले 3 साल रिटर्न फाइल नहीं किया इसने, बायर ने, पेयर ने, तो सर वहां पे ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर हायर, और दोनों अप्लाई हो रहे तो दोनों का पहले हायर करोगे और दोनों में से विच एवर हायर, लेकिन मैक्सिमम कभी भी आपका 20% से ज्यादा टीसीएस का रेट नहीं हो सकता है। 206C पहला सर यहाँ पे क्या क्या कवर होता है, 206C1 के अंदर क्या क्या कवर होता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स, टिम्बर, टिम्बर बेसिकली जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हो गया, स्क्रैप हो गया, और मिनरल बीइंग कोल माइन, ये रेट्स आपके लिए नहीं है, ये आपके केस में ये आपका 5% ही है, ठीक है, ये 5% आपके केस में, आपके केस में 5, जो आपके पास में लिखा हुआ सही है, ये मैंने नया वाला पीडीएफ ले लिया जो मे वालों के लिए। तो सर आपका जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है 1% है उसके लिए, तेंदू लीव्स है उसके लिए 5% है, सारे फॉरेस्ट वाले 5% है, स्क्रैप 1% है, और जो भी मिनरल बीइंग कोल माइंस, लिग्नाइट वगैरह, ये भी आपका 1% है, ठीक है। उसके बाद में सर आपका आता है कि अगर पार्किंग लॉट या टोल प्लाजा या माइन योर क्वेरी, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा या माइन योर क्वेरी है, तो वो जब पेमेंट बेसिकली करेगा जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर
पार्किंग लॉट का कॉन्ट्रैक्टर, टोल प्लाजा कॉन्ट्रैक्टर या माइन या क्वेरी किसको पे करेगा, या तो गवर्नमेंट को पे करेगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है उनको पे करेगा, तो उस केस में 2% टीसीएस के साथ में पेमेंट करेगा। 206C1F, ठीक है, 206C1 के एफ में के अंदर बोलता है कि अगर हमने मोटर कार खरीदा, मोटर कार, तो जो शोरूम वाला है अगर वो 10 लाख से ज्यादा का मोटर कार है, हर कार का अलग अलग देखना है, हर कार का अलग अलग देखना है, 10 लाख से ज्यादा का मोटर कार है तो 1% बायर से टीसीएस लेगा। लेकिन ये जो बेसिकली ये जो आपका 10 लाख वाला आपको हर कार का अलग अलग देखना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब मैन्युफैक्चर शोरूम वाले को देते तब अप्लाई होने वाला नहीं, ये आपको अप्लाई होने वाला, ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है तो इसको इग्नोर करना। सेक्शन 206G1G A and 1B, 206C1G A and 1GB, ये आपका ऑथराइज डीलर जो है जो रेमिटेंस कर रहा है आउटसाइड इंडिया या जो ओवरसीज टूर प्रोग्राम है उसके लिए बेसिकली आपका आता है। तो यहाँ पे भी आपके लिए लिमिट वो 7 लाख है, 7 लाख, ठीक है, आपके लिए 7 लाख है। अमेंडमेंट हो गया, देख लो भाई, पढ़ लो, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, काफी सारी चीज अमेंड हो चुकी है। तो आपका वहां पे साथ, अगर कोई बेसिक टूर प्रोग्राम खरीदा जा रहा है, टूर प्रोग्राम खरीदा जा रहा है तो 7 लाख तक तो 5%, 7 लाख के ऊपर 20% हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सर अगर मनी रेमिट किया जा रहा है तो उसी केस में भी लिमिट वहां पे आपका वही है 0.5%। एजुकेशन, बेसिकली एजुकेशन के लिए तो 0.5% है, ठीक है, अगर वो लोन लेके भेज रहा है तो। अदरवाइज सर वहां पे आपका 5% है। तो दूसरा और 7 लाख तक और 7 लाख के ऊपर जो भी है, ठीक है, तो ये वहां पे हो गया। उसके बाद में 206G1G हो गया, ये इंटरेस्ट फॉर लेट कलेक्शन और लेट डिपॉजिट ऑफ टीसी है, तो वही 1% है। उसके बाद में एक सर सेक्शन है, हाँ 206C1, एक मिनट में इधर आपको दिखा देता हूं, वेट, ये रहा, एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर, यहाँ देखिए 206 जब करवा ही रहा हो तो अच्छे से करवा देता हूँ ना सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर वो ओवरसीज टूर प्रोग्राम के लिए ले रहा है तो सर अगर वहां पे 7 लाख तक का है तब तो 5% टीसीएस, और अगर 7 लाख के ऊपर है तो 20% का टीसीएस आएगा, दोनों रेट, ठीक है। अगर वो आपका मनी रेमिट किया जा रहा है एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, खुद के पैसे से, तो 7 लाख तक तो नो टीसीएस है, 7 लाख के ऊपर 5% आ जाएगा। अगर वहां पे एजुकेशन लोन, और वो भी सिर्फ कहां से ले रहा है सर, बैंक या फाइनेंशियल, जो 80E में लिखे हुए, ध्यान रखना, एम्प्लॉयर से नहीं, किसी और से नहीं, बैंक से ले रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले रहा है, या कोई भी बेसिकली आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ले रहा है, तो उस केस में खाली एजुकेशन के लिए अगर पैसा लेके भेज रहा है तो अप टू 7 लाख तक नो टीसीएस, 7 लाख के ऊपर जाएगा तो 0.5% टीसीएस, ये वहां पे आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक सेक्शन है 206C1H, इसको हटा दिया गया है फॉर कमिंग मे अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स के लिए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट 206C1H से पहले एक सेक्शन आता है 194Q। 194Q बोलता है परचेज ऑफ गुड्स, टीडीएस है, ठीक है। तो सर अगर वहां पे आपका एक पेयर है, पेयर कौन है, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर आपका 10 करोड़ के ज्यादा था, लास्ट ईयर मतलब 23-24 का टर्नओवर अगर उसका 10 करोड़ से ज्यादा था तो सर उसको वहां पे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा 194Q में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर वो पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीदता है, 50 लाख से ज्यादा खरीदता है तो सर टीडीएस का रेट रहेगा 0.1%, बट ओनली जो 50 लाख के ऊपर जो एक्सेस आएगा ना, उसका क्वेश्चन करवा रहा हूं, डोंट वरी, टेंशन मत लो, जो करवा रहा तो अच्छे से करवाऊंगा। लेकिन मान लो अगर इसको टीडीएस नहीं काटना है 194Q में, तो सर वहां पे आपका जो सेलर है ना, सेलर का अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था, लास्ट ईयर का टर्नओवर, तो पहले तो देखो बायर का देखेंगे कि बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा तो टीडीएस काटना है, टीसीएस टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा सेलर। लेकिन बायर का वहां पे टैक्स, बायर अगर टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं है तो सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर का 10 करोड़ से ज्यादा था तो सेलर क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा सेम। अगर 50 लाख से ऊपर का वहां पे उसने सेल्स किया है तो एक्सेस ऑफ 50 लाख 0.1% वहां पे वो कलेक्ट करेगा। अगर सर पहले वाले केस में सर बायर ने किसने बायर ने टैक्स डिडक्ट किया, लेकिन सर सेलर ने अपना पेन नहीं दिया तो 206AA
करके एक सेक्शन है, वो बोलता है कि जो सेक्शन का रेट है वो, और वैसे तो 20% है बट इस केस में 5% विच एवर इज हायर से वो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे अगर जो बेसिकली जो सेलर है, कौन 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 कौन, सेलर टैक्स कलेक्ट कर रहा है और बायर ने अपना पेन नहीं दिया, तो 206 सीसी है ना, 206 सीसी वो बोलता है ट्वाइस द रेट, तो 0.1% का आपका ट्वाइस करो तो 0.2% हो गया। और सर वैसे तो 5% है बट इस केस में 1%, इस सेक्शन के लिए मतलब जो 2061 है इसके लिए 1% विच एवर इज हायर, मतलब 1% से कटेगा। ठीक है, ये चीज बेटा आपको अच्छे समझ में आएगा जब हम करेंगे एक क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। और वो क्वेश्चन बेसिकली एग्जांपल है जो मैंने नोट्स में अपने कवर कर रखा है, और आपका अलग से भी बेसिकली वो है आपका। तो कहा गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल। जो आपका गुप्ता एंड अग्रवाल वाला क्वेश्चन है वो भी कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो सर आपका क्या बोलता है, मान लो ये उमंग है जो कि रेसिडेंट बायर है और इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 12 करोड़ था इमीडिएटली प्रीसीडिंग का, और ये गुड्स परचेज कर रहा है इस सेलर से। ठीक है, अब इसको या तो पेमेंट कर रहा है या क्रेडिट कर रहा है। अगर अपना पूरे साल में 50 लाख तक अगर करेगा तो सर चाहे क्रेडिट हो या पे हो कुछ भी हो, टैक्स डेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे अगर 50 लाख से ज्यादा अगर वहां पे करता है इधर पेमेंट और क्रेडिट, तो उस केस में जो 50 लाख के ऊपर जो एक्सेस वाला पार्ट है ना उसके ऊपर 0.1% से टैक्स डेट करना पड़ेगा। सर एग्जांपल से देखते हैं ना सर, देखो 1/4/2024 को 20 लाख का क्रेडिट किया, ऑब्वियसली सर नो टीडीएस। सर 15/5/2024 को 10 लाख का पेमेंट किया, नो टीडीएस क्योंकि अभी भी तीसी हुआ है। फिर 19 लाख का और किया तो ये 49 हुआ, नो टीडीएस। लेकिन अगला बार सर है 6 लाख का पेमेंट किया तो सर ये हो गया 55 लाख। तो 50 लाख माइनस करो, 5 लाख के ऊपर आपका 0.1% से टैक्स डिडक्ट करेगा 500 रुपए। मतलब अगली बार बेसिकली जो है ना जो भी पेमेंट करने वाला है उसमें से 500 रुपए माइनस करके देगा। फिर इसके बाद में 7 लाख क्रेडिट किया, अब तो काटना ही काटना है सर, 0.1% 700 रुपए इसमें से वो काट के करेगा, तो टोटल टीडीएस हो गया 1200 रुपए। अगर मान लो अब ये जो सेलर है ना अपना पेन नहीं देता है, तो सेक्शन है 206AA। 206AA क्या बोलता है, 0.1% और 20 नहीं 5% विच एवर इज हायर। तो सर आपका ये ना 12 लाख के ऊपर कट रहा है क्योंकि देखो 55 + 7 कितना होता है 62, 62 - 50, तो 12 लाख के ऊपर वहां पे आपका 5% से 60,000 हो गए। अब इसका उल्टा करते हैं कि देखो मान लो जो उमंग था ना बायर उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर था 9 करोड़। देखो पिछले वाले केस में हमने सोनी का टर्नओवर चेक ही नहीं किया क्यों, करने की जरूरत ही नहीं थी, टीडीएस कट रहा था ना इसलिए। बट क्योंकि अभी उमंग जो बायर है उसका टर्नओवर कितना था 9 करोड़, मतलब 10 करोड़ से कम, तो इसको तो टीडीएस काटने की जरूरत है 184 क्यू के अंदर। लेकिन सर जो सोनी है ना, सोनी उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर था, लास्ट ईयर का टर्नओवर बेटा वो वहां पे 23-24 में 13 करोड़ था, 13 करोड़ मतलब 10 करोड़ ज्यादा। तो इसको अभी टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा 2061H के अंदर, 2061H के अंदर। तो सेम ट्रांजेक्शन मैंने सेम रखे, ये सेल कर रहा है ये यहाँ पे रिसीव कर रहा है, तो 50 लाख तक जितना भी होने वाला है नो टीसीएस 2061H के अंदर। लेकिन 50 लाख के ऊपर सर आ जाएगा सेम ट्रांजेक्शन यहाँ तक नो टीसीएस। जैसे ही 6 लाख का रिसीट हुआ, हाँ याद ध्यान है यहाँ पे ओनली एट द टाइम ऑफ रिसीट ही टैक्स कलेक्ट होगा, डेबिट और रिसीट विच अर्लियर नहीं, ओनली रिसीट के टाइम पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लाख का जैसे ही रिसीट हुआ तो सर 6 लाख में अब टोटल करते हो तो देखते हो 55 लाख, 55 में से 50 माइनस के 5 लाख के ऊपर 0.1% 500 रुपए वो जोड़ के लेगा, कलेक्ट कर रहे हैं कलेक्ट, और 7 लाख के ऊपर 0.1% 700 रुपए जोड़ के लेगा, मतलब टोटल 1200 रुपए का टीसीएस हो गया। करेक्ट है। अगर मान लो अब ये बायर है ना, बायर ये वाला बायर ये अपना पेन नहीं देता तो 206 सीसी अप्लाई हो जाता है, और 206 सीसी क्या बोलता है ट्वाइस द रेट और 1% विच इज हायर, तो 12 लाख के ऊपर 1% 12,000 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये करने का, ये वाला क्वेश्चन जो मिस्टर शर्मा वाला है वो 194P वो भी करना वहां पे, अच्छा क्वेश्चन है प्लीज। वैसे मैंने उसको करवा रखा है, टीडीएस वाला वीडियो देखो तो उसमें सारे क्वेश्चन टीडीएस के सारे क्वेश्चन कवर है बेटा। अभी तक नहीं देखा है, टाइम नहीं है, 1.5 घंटे का वीडियो देख डाल, खत्म कर, पक्का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या क्या करवा दिया तुमको, मैंने तुमको करवा दिया सबसे पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस स्कोप ऑफ टोटल इनकम के सारे एडजस्टमेंट करवा दिए। उसके बाद में मैंने प्रोविजन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम करवा दिया, और मैंने क्या करवा दिया वहां पे, और मैंने तुमको टीडीएस 194Q करवा दिया और टीसीएस करवा दिया साथ में। सर इसके बाद में मैं 10AA करवा दिया। अब मैं ना तुमको एक काम करता हूँ 115BAC करवा देता हूँ, 115BAC 115BAC मतलब सर वैसे तो आपने अलग अलग पढ़ रखा है बट एक जगह मैं सारा का सारा करवा देता हूँ, और थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तो मैं एएमटी भी देख लूंगा वहां पे, है ना। मैं जितना कोशिश करूँ करवाने की कोशिश करूंगा। तो 115BAC आपको मालूम है स्लैब रेट वगैरह मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ कि स्लैब रेट में कितना सर बीसीएमसी लिमिट क्या है क्या नहीं है, ये सब आपको मालूम है। ठीक है, ये सारा का सारा ये सर नया है, जाने दो सर, सॉरी माय एलोपजी। ठीक है सर, नया वाला पीडीएफ मैंने ले लिया, तो सर यहाँ पे ये सेम है सर।
ठीक है। तो अगर 115 बीएससी का डिफॉल्ट रिजीम आप फॉलो करते हो, डिफॉल्ट रिजीम बराबर है, तो आपको क्या बेनिफिट नहीं मिलने वाले, क्या एग्जामेशन नहीं मिलने वाले। सर सेक्शन 10(5) याद करो, सेक्शन 10(5) लीव ट्रेवल कंसेशन का, लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी का एग्जामेशन मिलता है। अगर एयर से ट्रेवल किया तो जो भी आपने अमाउंट बेसिकली स्पेंड किया, और इकोनॉमी क्लास का फेयर विच एवर इज लोअर, ठीक है। अगर आपने रेलवे से किया, वहां पे ट्रेवल किया था इंडिया के अंदर, तो उस केस में सर आपका फर्स्ट एसी का फेयर अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लोअर। रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू करे तो एसी डिलक्स का फेयर और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लोअर। और रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो सिमिलर रूट का रेलवे का फर्स्ट एसी का फेयर और जो दे रखा होगा और स्पेंड विच एवर इज लोअर, ये एग्जाम्प्ट होता है। और याद करो, मैंने उधर लिखवाया भी और बोला भी नोट्स में कि 115 बीएससी में ये एग्जामेशन मिलने वाला नहीं है, वो फुली टैक्सेबल होता है। फिर आता है 1013 एचआरए का एग्जामेशन खाली ऑप्शनल रिजीम मिलता है, डिफॉल्ट में नहीं मिलता है बेटा, है ना। अगर आपको, मैं तो शाड़ा आदमी हूँ, थोड़ा फटाफट रिवीजन भी करवा दूंगा एचआरए का। तो एचआरए का बेसिकली है ना, इसलिए लाइक कर कमेंट ठोक देना, मतलब बिल्कुल भी पीछे मत हटना, और शेयर कर दे, सारे दोस्तों को भला हो जाएगा। क्या पता उनके भाग्य से तेरे को 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। तो शेयर कर देना अपने सारे ग्रुप में, सारे फ्रेंड्स को, और सबको बोलना लाइक और कमेंट जरूर करे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका 1013 है एचआरए। तो एचआरए का एग्जामेशन भी सिर्फ ऑप्शनल रिजीम मिलता है, डिफॉल्ट में नहीं मिलता है। अगर वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के अंदर है, बराबर है, तो उस केस में याद कर जितना बेसिकली एचआरए का अमाउंट मिला है वो। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तो 50% ऑफ सैलरी, बराबर है, विच एवर इज लोअर। अगर अदर सिटीज में तो 40% सैलरी, विच एवर इज लोअर। ये हम करते सैलरी में क्या आते हैं, बेसिक सैलरी, डी एंड टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन। सर आप बहुत कमीने हो सर, पूरा रिवाइज करवा देते हो। अरे मैं ऐसा ही हूं मेरे भाई, ठीक है। तो सर वहां पे आपका सैलरी में बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन, ये आपका आ जाएगा उतना पीरियड का जितना पीरियड का रेंट पे किया है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में 1014(1), 1014(2), याद रख कुछ वहां पे एग्जामेशन थे, कट हार्ड। तो उसमें है ना, आपको जो ऑप्शन में सारे मिलते हैं, कन्वेंस हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, ट्रेवलिंग हो गया, ट्रांसफर हो गया, हेल्पर हो गया, एकेडमी रिसर्च हो गया, डेली अलाउंस हो गया। आपको मिलता है जितना अमाउंट स्पेंड करोगे उतना एग्जाम्प्ट हो जाता है। लेकिन 115 बीएससी में ओनली 3, कौन से, कन्वेंस, वहां पे आपका ट्रेवलिंग एंड डेली, सीटीडी, बस यही मिलते हैं। और इसके साथ में आपका 1014 उसके अंदर भी थे बेसिकली, ठीक है। उसके अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, याद आया, है ना, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, वहां पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। फिर उसके बाद में वहां पे था बेसिकली कौन सा वाला से याद कर, हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए जो ट्रांसपोर्ट, ओनली हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए ट्रांसपोर्ट 3200 पर मंथ, सिर्फ और सिर्फ बेसिकली 3200 जो पर मंथ है ना, वो हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए एग्जामेशन मिलता है। और ये वाला दोनों रिजीम में मिलेगा, ऑप्शनल और डिफॉल्ट दोनों में मिलता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। बाकी जो आपका हो गया कौन सा वाला, ट्राइबल एरिया अलाउंस हो गया, ठीक है, या फिर आपका अंडरग्राउंड हो गया 800 रुपए पर मंथ पर, ट्राइबल एरिया 200 रुपए पर मंथ हो गया, ठीक है, हिली एरिया 300 रुपए पर मंथ हो गया, ठीक है। मैंने बता दिया अंडरग्राउंड 800 रुपए पर मंथ जो एग्जेम्प्ट होता है। फिर अरे वो एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, याद कर 70% ऑफ अलाउंस इज योर 10,000 विच एवर इज लोअर। तो ये सारे जो अलाउंस है उसमें से खाली डिफॉल्ट रिजीम है, डिफॉल्ट में कौन सा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट जो हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए वही मिलेगा, बाकी कोई मिलने वाला नहीं है। 1017 सर, जो एमपी एंड एमएलए रहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, उनको जो डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, सैलरी पूरा टैक्सेबल होता है अदर सोर्स में, बट डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलते हैं, ये ऑप्शनल रिजीम में एग्जेम्प्ट होते हैं, डिफॉल्ट में फुल्ली टैक्सेबल होंगे। डिफॉल्ट 115 बीएससी में फुल्ली टैक्सेबल होती है, नहीं मिलने वाला, ऊपर लिखा नॉट अलाउड, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 1032, याद कर, माइनर को, जो माइनर की इनकम जब क्लब होती है पेरेंट्स की इनकम में, तो एग्जाम्पशन मिलता है बेटा, एग्जाम्पशन मिलता है, कितना मिलता है, 1500 रुपए पर चाइल्ड, पर मंथ नहीं, 1500 रुपए पर चाइल्ड, कोई भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे लिमिट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल रिजीम में मिलेगा, डिफॉल्ट में मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 10AA अभी पढ़ा हमने, 10AA जो SEZ को, SEZ जो टैक्स हॉलीडेज बेसिकली है सर, वो वहां पे मिलने वाला नहीं है, 10AA वाला, ठीक है। ये खाली ऑप्शनल रिजीम मिलता है, डिफॉल्ट में नहीं मिलने वाला है। फिर सेक्शन 16 सर, सेक्शन 16 क्या है, अरे कान के नीचे तुमको बजाऊंगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, याद कर। फिर वहां पे आपका मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, और प्रोफेशनल टैक्स। तो खाली आपको ऑप्शनल रिजीम में तब तो ये तीनों मिल जाएंगे, और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है ऑप्शन में, 50,000।
डिफॉल्ट में सर एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, 115 बीएससी में नहीं मिलने वाला है, एंड प्रोफेशनल टैक्स का भी नहीं मिलने वाला है। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वो स्टैंडर्ड खाली कितना 75,000 का डिफॉल्ट में यार 115 बीएससी डिफॉल्ट में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, बस एक ही डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलेगा। 24 बी हाउस प्रॉपर्टी, चल हाउस प्रॉपर्टी पहुंच गए, खट खट बढ़ रहा है हाउस प्रॉपर्टी, तो इंटरेस्ट है ना, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, ये आ गया तेरा एनएवी, उसमें से तेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, और फिर उसके बाद में वहां पे क्या करते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन देते हैं, है ना। एलओपी में कोई लिमिट नहीं है, एसओपी में लिमिट है 30,000 का एंड 2 लाख का, लेकिन एसओपी का डिडक्शन जो है ना खाली इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, और वो सिर्फ ऑप्शनल में मिलता है, डिफॉल्ट में कुछ नहीं मिलता, डिफॉल्ट में मिलने वाला नहीं है। एलओपी का मिलेगा, एलओपी के केस में आपका डिफॉल्ट या ऑप्शनल कोई भी हो एज इट इज मिलेगा, खाली ये एसओपी के लिए। फिर 32(1) एडिशनल डेप्रिसिएशन, कैसे भूल सकता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता नहीं है। फिर उसके बाद में आपका साइंटिफिक रिसर्च वाले जो कंट्रीब्यूशन थे ना, कंट्रीब्यूशन वाले, कंट्रीब्यूशन किसको, टू आईआईटी, नेशनल लैबोरेटरी अप्रूव्ड, रूसी अप्रूव्ड करी, जो भी मैंने तुमको बताया था, है ना, इंडियन कंपनी एंगेज रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एंड कंट्रीब्यूशन जो अप्रूव्ड रूसी अप्रूव्ड करी को कर रहे हो, ठीक है, किसके लिए, सोशल साइंस में रिसर्च या स्टैटिस्टिक्स रिसर्च, तो वो वाले डिडक्शन नहीं मिलते। सर जो इन हाउस रिसर्च है बिफोर कमेंसमेंट ड्यूरिंग द कोर्स, वो मिलता है, वो मिलते हैं, सारे के सारे वो मिलते हैं, बट कंट्रीब्यूशन वाले नहीं मिलते। 35 एडी स्पेसिफाइड में 14 स्पेसिफाइड, ए पीडब्ल्यूसी 2009 पाइपलाइन वेयरहाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सी फॉर कोल्ड स्टोरेज। फिर उसके बाद में 2010 के 3 ट्रिपल एच 2 स्टार एंड अबव वाला होटल, हॉस्पिटल विद मिनिमम 100 पेशेंट बेड, स्लम रीडेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन। हंसना पूरा दिन से स्ट्रेस में था, अरे अभी तो हंस ले, क्या तुम सर कितने पागल हो सर, कितना करवा देते हो, पूरा सारा रिवाइज करवा दो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। ट्रिपल एच होटल ऑफ 2 स्टार एंड अबव, हॉस्पिटल विद मिनिमम 100 पेशेंट बेड, और वहां पे स्लम रीडेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन स्कीम, ठीक है, ये वाला जो है। फिर 2011 के वहां पे एचएफ अफोर्डेबल हाउसिंग फर्टिलाइजर खा रहा था, फर्टिलाइजर ट्रिपल एच, ठीक है। फिर 2012 का आईबीडब्ल्यू, मोदी जी के 3 बेस्ट फ्रेंड, अडानी इंग्लैंड कंटेनर डिपो, बीकी में बाबा राबा रामदेव, करने से होता है बेटा, करने से होता है, करने से होता है। इंटर के लिए आखिरी बार टेक्स्ट पढ़ना है तेरे को, करने से होता है ना। बाबा रामदेव एंड वेयरहाउस फॉर शुगर, शरद पवार वाला, मोदी जी के 3 बेस्ट फ्रेंड 2012। फिर 2014 वहां पे आता है एसपी सेमीकंडक्टर आयरन मैन, है ना, सेमीकंडक्टर लगा के आयरन, है ना, लिक्विड आयरन, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा वो 100% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलता है ना, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बेटा वो आपका नहीं मिलने वाला है अगर आप डिफॉल्ट रिजीम फॉलो करो। फिर एटीसी टू एटीयू, ऑप्शनल रिजीम में एटीसी टू एटीयू मिल सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रिजीम में खाली 3 ही मिलते हैं। एटीसीसीडी 2 क्या है सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस में, और इधर अमेंडमेंट भी है, डिफॉल्ट रिजीम में अमेंडमेंट भी है, अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, ठीक है। तो सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पहले तो इनकम फ्रॉम सैलरी में पूरा ऐड हो जाता है, भूलना नहीं, मैंने क्वेश्चन करवा रखा था उसके ऊपर, ठीक है। पूरा का पूरा क्या हो जाता है सर, वहां पे आपका ऐड हो जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, और बाद में डिडक्शन मिलता है। अगर वो ऑप्शनल रिजीम है तो जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का था वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था 80cc 2 में, एंड सर वहां पे आपका कितना 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लो सैलरी में बेसिक सैलरी डीए आता है, ठीक है, डीए इन टर्म्स आता है, ठीक है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% हो जाता, नहीं तो 10% है। बट डिफॉल्ट रिजीम है तो डिफॉल्ट रिजीम में 80cd 1 नहीं मिलता, 1 भी नहीं मिलता, 80cd 2 मिलता है। पहले वही सैलरी में ऐड कर दोगे इनकम फ्रॉम सैलरी में, बाद में डिडक्शन होगा। डिडक्शन कितना दोगे सर, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है वो, और 14% ऑफ सैलरी, अमेंडमेंट है 14% ऑफ सैलरी, सारे एम्प्लॉयज के 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ठीक है। दूसरा 80cch टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, अग्निवीर कॉर्पस फंड 80cch 1 नहीं, वो तो अग्निवीर का खुद का कंट्रीब्यूशन है, वो खाली ऑप्शनल रिजीम मिलता है, डिफॉल्ट में नहीं मिलता, है ना। चाहे फिर डिफॉल्ट हो या ऑप्शनल, दोनों रिजीम मिलता है 80cch 2। पूरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है अग्निवीर के लिए, वो पहले सैलरी में ऐड करोगे, और पूरा अमाउंट फिर 80cch 2 के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, डिफॉल्ट में मिलेगा, ऑप्शन में नहीं मिलता। और 80JJA जजा एम्प्लॉय को बोलते हैं, जजा तो आएगा, जाएगा तो आएगा। न्यू एम्प्लॉयज याद कर, जाएगा तो आएगा एम्प्लॉयज, ठीक है। एडिशनल एम्प्लॉय, तो वो जो एडिशनल एम्प्लॉयज के लिए एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% आपको 3 साल के लिए डिडक्शन मिलता है, बराबर है सर। वो ऑप्शनल मिलता है, डिफॉल्ट मिलता है। तो अगर मैं बात करूं, ये सारे के सारे ऑप्शनल मिलते हैं, बट डिफॉल्ट में खाली 3 मिलते हैं, 80cd 2, 80cca 2, 80JJA, ओके। फिर उसके बाद में ये जो ऊपर जो बेसिकली जो भी डिडक्शन है
उनकी कोई लॉसेस वगैरह है तो वो बेसिकली आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम सेट ऑफ एनी लॉसेस carried forward or depreciation from any earlier assessment year if such loss or depreciation is attributed to any of the deduction referred in one। ये मान ले कि तेरा ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन इस साल तो तेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट मान लो तूने पहले कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लिया था और वो तेरा अनएब्जॉर्ब रह गया था, तो इस साल अगर वो आ रहा है तो सर अगर तू डिफॉल्ट रिजीम फॉलो कर रहा है तो वो आपका मिलने वाला नहीं है। और मान लो तेरा पहले सेक्शन 35 से रिलेटेड तूने कोई डिडक्शन लिया था और वो लॉस हो गया था, 35 एडी से रिलेटेड कोई डिडक्शन लिया था लास्ट सब प्रीसीडिंग ईयर्स में, अब वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आने वाला है तो सर नहीं सर वो आपका लैप्स हो जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो किसी और हेड के सामने डिफॉल्ट रिजीम में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड के सामने, ठीक है, वो सेट ऑफ नहीं होने वाला है और वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता है, वो लैप्स हो जाता है। वो अमेंडमेंट वाला लेक्चर है ना 1 घंटे वाला, वो भी देख लेना, उसमें मैंने करवा रखा है, उसका भी लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है। ये सारा का सारा ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह तो वो हो गया। फिर उसके बाद में कुछ जो कि एग्जम्पशन और डिडक्शन और अलाउंस परक्यूज व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम एनी एग्जम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंस परक्यूज वेदर नेम कॉल्ड बाय एनी प्रोवाइडेड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, ये हो गया। एडिशनल पॉइंट्स तो ठीक है, ये सारे के सारे सेट ऑफ से रिलेटेड हो गए। यहाँ पे टाइम सर कब आप 115 बीएसी से बाहर निकल सकते हो, तो सर अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी हो और आपका पीजीपी इनकम नहीं है तो आप रिटर्न भरते टाइम कभी भी डिसाइड करो कि मेरे को ऑप्शनल रिजीम में जाना है डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, और आपके पास में ईयर टू ईयर बेसिस वाला रहता है ऑप्शन, ईयर टू ईयर मतलब इस साल अगर ऑप्शनल रिजीम हो तो अगले साल डिफॉल्ट रिजीम है। लेकिन अगर आपका पीजीबीपी इनकम है, कौन सा इनकम है दोस्तों, पीजीपी इनकम है, तो बेटा वहां पे आपको अगर डिफॉल्ट रिज्यूम हो तो अब आपको डिफॉल्ट में ही अपना इनकम दिखाना पड़ेगा सब्सिक्वेंट ईयर में भी। लेकिन अगर आपने एक बार ऑप्ट आउट कर लिया, एक बार रिटर्न भरते टाइम आपने क्या कर लिया ऑप्ट आउट, तो फ्यूचर में आप वापस आप डिफॉल्ट 115 बीएससी में कभी नहीं आ सकते जब तक आपका पीजीपी इनकम रहेगा तब तक, ये चीज ध्यान देना है। ये तो ठीक है, ये देख लेना। इसके बाद में सर बाकी तो ठीक है, एक एएमटी वाला भी जब करवा ही रहा हो तो करवा, वहां पे देर क्यों करते हैं, ऑल्टरेट मिनिमम टैक्स बेसिकली है ना, ऑल्टरेट मिनिमम टैक्स एएमटी कहाँ गया, हाँ एएमटी को मैंने अलग ही कवर कर रखा है। ऑल्टरेट मिनिमम टैक्स आ जाओ, जब करवा रहा हो तो करवा देते हैं। वैसे भी कोई ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बन रहा है, 1 घंटा 5 मिनट हो गया है तो आराम से 1 घंटा 10 मिनट में मैं करवा दूंगा। देखो बेटा एएमटी केस में क्या होता है, बच्चे बोलते हैं सर हमको एएमटी कब फॉलो करने का है। सबसे पहली बात तो एएमटी आपको तभी देखने है क्वेश्चन में जब आपको टैक्स निकालने को बोला जा रहा है, वो भी कौन से रिजीम, ऑप्शनल रिजीम में। डिफॉल्ट में अगर बोला जा रहा है 115 बीएससी में बोला जा रहा है तो आपको एएमटी अप्लाई होने वाला नहीं है ना। वैसे मैंने एएमटी वाला बता रखा है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी जो है बेसिकली, अगर आप वहां से भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक 30 मिनट का मैंने स्टेप्स बता रखे, स्टेप्स वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा। सर कितना कुछ करवाओगे बेटा, सब करवा दूंगा, बस तुम अच्छे नंबर लेकर के आ जाओ, ठीक है, उससे बड़ा कुछ मेरे को नहीं मिलने वाला। ये पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया, कंप्यूटेशनल टोटल इनकम स्टेप्स बता रखे, आधा घंटे का वीडियो है, फटाफट देखिएगा तो हो जाएगा। उसमें भी एएमटी कवर कर रखा है और सारे टैक्स रेट वगैरह उसमें रिवाइज करवा रखे अच्छे से, सरचार्ज वगैरह सब कुछ। तो देखो एएमटी, तो एएमटी बेटा तुमको तभी वहां पे लेना है जब रिजीम कौन सा फॉलो कर रहे हो, ऑप्शनल, डिफॉल्ट नहीं। उसमें भी ऑप्शनल फॉलो करके भी जो बड़े बड़े डिडक्शन ले रहे हो ना, 10AA का डिडक्शन, 35 AD का डिडक्शन, अगर तुमने क्लेम किया क्वेश्चन में है 10AA का 35 AD का, मैंने बोला ना वो एक क्वेश्चन अगर करेगा तो समझ में आ जाएगा, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 जो 10AA के बाद में मैंने बोला था। और 80 IAC 80 RRB भी जो बड़े बड़े वाले डिडक्शन है, तो उस केस में तो क्या करोगे, देखो पहले तो तुमको क्या करना है क्वेश्चन में स्टेप में, तुम नॉर्मल ऑप्शनल रिजीम के अकॉर्डिंग वहां पे आप रेगुलर जो प्रोविजन है उसके हिसाब से आप अपना एनटीआई निकालो, उसके ऊपर आप टैक्स निकालो, जो भी स्लैब रेट के हिसाब से जो भी स्पेशल रेट लगा के वो सब करके टैक्स निकालो, एचईसी सब ऐड करने के बाद में, सब करने के बाद में उसको रख दो वहां पे। फिर वो जो एनटीआई है ना, एनटीआई कौन सा एनटीआई, जो रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से एनटीआई निकाला, जिसमें तुमने 10AA का डिडक्शन दे दिया होगा, 35 AD का डिडक्शन दे दिया होगा, वो एनटीआई ले बेटा। उसमें वो सारे बड़े बड़े डिडक्शन ऐड बैक कर, तू ऐड बैक कर, ठीक है, ऐड बैक किया 35 AD 10AA और 80 IAC 80 RRB जो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है उनको ऐड बैक किया, है ना। ये 80 IA वगैरह तुम्हारे सिलेबस में नहीं, घबराना मत, ठीक है। तो ऐड बैक 80 JJ मेजरली, 80 QQB RRB, ये 3 सेक्शन है, तो इनको तुमने ऐड बैक किया। और याद रखना ये जो 35 AD वाला है इसके सामने तेरे को डेप्रिसिएशन, नोशनल डेप्रिसिएशन जरूर माइनस करना है, ठीक है, तो एडजस्टेड टू इनकम आएगा।
अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओ है, एजेपी और ये अप टू 20 लाख है, अप टू 20 लाख है, तब तो एएमटी निकालना ही नहीं है, भूल जा, खत्म, तेरा क्वेश्चन वहां पे खत्म हो गया। बट ये 20 लाख से ज्यादा है बेटा, तो ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम है ना, इसका सीधा 18.5% ले, 18.5% बराबर है, ये तेरा एएमटी हो गया। और देख कि तेरा एडजस्टेड टोटल कितना था, अगर वो 50 लाख से 1 करोड़ से, मतलब सरचार्ज वाली लिमिट, मतलब अभी तेरे लिए ये एडजस्टेड में ये एनटीआई हो गया है, अगर वो जो भी लिमिट क्रॉस कर रहा है उसके हिसाब से तू सरचार्ज लगा दे वहां पे, और 4% वहां पे एचईसी ले ले। इस तरीके से ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आ गया। और इसको तू कंपेयर करेगा जो तूने नॉर्मल टैक्स निकाला ना रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से, जो भी स्लैब रेट वगैरह के हिसाब से कंपेयर करेगा, विच एवर इज हायर तेरे को भरने का है, विच एवर इज हायर तेरे को भरने का है, बराबर है बेटा, ठीक है, ये तेरे को टैक्स पेबल आएगा, ये सारा का सारा यहाँ पे लिखा हो। लेकिन तू डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है, तो उसमें तेरे को वहां पे सीधी सी बात है एएमटी क्रेडिट, सॉरी एएमटी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एएमटी तेरे को वहां पे कैलकुलेट ही नहीं करना है, कैलकुलेट ही नहीं करना है। ये देख, ये जो एक क्वेश्चन है ना ये देख, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बोलो, ये करेगा सब समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट में बेटा। मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, इस चैनल के नीचे भी डाल दूंगा, इस लेक्चर के नीचे भी डाल दूंगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें देख एएमटी क्रेडिट है ना, एएमटी क्रेडिट कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल भी दे रखा है एएमटी क्रेडिट का, ठीक है, कि 24-25 में मान लो 19 लाख का एएमटी टैक्स था, नॉर्मल टैक्स 17 लाख का था, तो ऑब्वियसली विच एवर इज हायर तुमको टैक्स क्या पेबल आएगा, 19 लाख ये आएगा एएमटी, तो तुमने 19 लाख का टैक्स पेबल आ गया। अब क्योंकि तेरा एएमटी टैक्स ज्यादा है, जब भी क्रेडिट कब मिलता है, जब भी एएमटी ज्यादा हो, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज्यादा हो, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज्यादा हो, तो तेरे को क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट कितना मिलेगा, जो भी एएमटी है उसमें से नॉर्मल टैक्स माइनस कर देगा बेटा, तो तेरा वहां पे आपका क्या आ जाएगा, एएमटी क्रेडिट आएगा। दूसरा साल भी देख, ये 15 लाख 14 लाख विच एवर आया, 15 लाख पे करने का है, ठीक है। अब तेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा हो, लेकिन तू उस क्रेडिट को सेट ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी तेरे को एएमटी भरने का है, तो ये भरा तूने, कहानी खत्म। अभी तेरे को 1 लाख का क्रेडिट और मिल गया वहां पे, 15 माइनस 14, टोटल 3 लाख का क्रेडिट हो गया। अभी अगले साल देख 12 लाख एएमटी, नॉर्मल टैक्स 14 हो गया। अब नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो गया ना, तो सर यहाँ पे तेरे को भरना है 14 लाख, बट अब क्योंकि नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो गया, तेरे पास में क्रेडिट पड़ा है, तो क्रेडिट एडजस्ट कर सकता है, तो 14 भरने का है, लेकिन तेरे पास क्रेडिट है 3 लाख का, बट पूरा 3 लाख माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि मिनिमम तो 12 भरना ही पड़ेगा ना, तो मैक्सिमम तू कितना माइनस कर सकता है, 2 लाख का ही क्रेडिट तू एडजस्ट कर सकता है, तो इस तरीके से 12 लाख टैक्स भरना पड़ेगा। अब तेरे पास में 1 लाख का क्रेडिट बच गया। अगली बार 27-23 विच एवर इज हायर एएमटी है, ये आप हो गया, तो क्रेडिट और आ गया तुम्हारे पास में 4 लाख का, तो तुम्हारे पास में पुराना वाला 1 लाख और 4 लाख 5 लाख हो गया। लेकिन अगली बार देखो 30 और 32 नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो गया, तो तेरे पास में क्रेडिट पड़ा हुआ है, बट क्रेडिट में 4 लाख वाला अभी अभी आया है ना, वो 1 लाख वाला है ना, बेसिकली वो जल्दी लैप्स होने वाला, क्योंकि 15 साल में क्रेडिट लैप्स हो जाता है, तो उस केस में तू यहाँ पे पहले तो 1 लाख ये वाला दे दे, है ना, फिर ये 4 लाख में से 1 लाख तो दे दे वहां पे, इस तरीके से 2 लाख क्रेडिट दे, 30 लाख तेरा टैक्स पेबल आ जाएगा। हाँ, अगर तू पहले तेरे पास में एएमटी क्रेडिट पड़ा हुआ था, कुछ एएमटी क्रेडिट पड़ा हुआ था, और वो एएमटी क्रेडिट बेसिकली तू अगले साल नहीं यूज कर पाएगा, अगर तूने अगले साल डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ले लिया, तो ध्यान रखना, क्योंकि डिफॉल्ट में आते ही एएमटी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो तेरा वहां पे एएमटी क्रेडिट भी लैप्स हो जाता है, पूरी तरीके से लैप्स हो गया, अब वो जिंदा होने वाला नहीं है। ओके बेटा, तो ये मैंने तुमको बहुत कुछ करवा दिया है। 12 से 15 नंबर है ना, 12 से 15 नंबर बेटा मिनिमम है, अच्छे से कर ले, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट के अंदर कंप्लीट, मतलब 1 घंटा ही पकड़ के चलना है यार, बाकी तो मैं 10 मिनट वहां पे बकलोली भी कर रहा हूँ, कर ले पूरी तरीके से, मैं तेरे साथ में हूँ, कभी मैसेज कर, रात भर जाग रहा हूँ तेरे लिए, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, और जो जो बोला है ना करके जाना बेटा, पूरा पेपर अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव रहना। कल तुम्हारे लिए मॉर्निंग में एक सरप्राइज और दूंगा, हाँ एक सरप्राइज और दूंगा, अगर तुम ये कर लोगे तो एक सरप्राइज और आएगा, छोटा सा 15-20 मिनट का सरप्राइज वहां पे और आएगा, मजेदार चीज होगा। मेहनत कर, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर, और जितने लोगों को भेज सकता है भेज, पुण्य मिलेगा, अच्छा होगा, जो जो बोला है ना वो आ जाएगा। चलो, तो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, घबराना नहीं है, जो हुआ अगर मान लो नहीं हो रहा तो वीडियो देख देख के करो, अगर नहीं हो रहा है तो फटाफट वीडियो देख देख के करो, जितना हो रहा है ना उतना करके जाओ, सब याद आएगा, सब अच्छा होगा, एग्जाम में सब कुछ सब कुछ सब कुछ आएगा। ओके, चलो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, मिलते हैं सीए फाइनल्स के अंदर, चक दे फट्टे, तोड़ दे गिल्ली, जीत जाएंगे दिल्ली, ऑल द वेरी बेस्ट।